रहा हूँ। इस पोजीशन में काम करता हूँ एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। ओके तो मेरा नेक्स्ट 6 मंथ में मोटिव ये है कि मतलब मैं डेवऑप्स में मूव हो जाऊँ। तो ओके उसके रिगार्डिंग डेवऑप्स के टूल्स सीख। डेवऑप्स के टूल सीखने। ओके नेक्स्ट यूसुफ नाजिर। जी मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी इंटर्नशिप है जिसमें मैं टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ। ओके मुझको डेवऑप्स करने का बहुत शौक है, क्लाउड का बहुत शौक है, तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। ओके रवि साहू। Hello, Hello. my name is Ravi, and I am working as a tech lead in a Prodigo Softwares as a .NET engineer since last 8 years. And I am interested in a cloud technology and DevOps. So I am planning to switch, and I have already worked on some of the tools, but do not have proper knowledge. So that's why I am planning to join this course. Okay. So you just want to enhance your DevOps skills ना? Yeah. Yes. Okay. Okay हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे डेवऑप्स का कि डेवऑप्स होता क्या है, डेवऑप्स मार्केट में आया कैसे, ठीक है, और इसका पूरा का पूरा वर्क फ्लो होता है, मतलब किस अकॉर्डिंग हम लोग। जस्ट अ सेकेंड। ओके या सो एज वी आर डिस्कसिंग दैट कि हम लोग क्या क्या कवर अप करेंगे। हम लोग ये बात करेंगे कि आज डेवऑप्स के अंदर हम लोग क्या क्या डेवऑप्स के अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं, किस तरीके से इसका पूरा का पूरा वर्क फ्लो होता है, और इंडस्ट्री में किस तरीके से इसका यूज केस होता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम बिगिन करते हैं क्लास को। Yes. ओके सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डेवऑप्स। इन शॉर्ट में अगर आप लोगों से पूछूं डेवऑप्स से आप लोग क्या समझते हैं, सो आप लोग क्या आंसर करना चाहोगे? Combination of two work, dev and ops. So ओके अदर वन? So basically, development team or operations team एक साथ मिलके continuous integration, continuous development करती है, तो that's basically it, right? ठीक है, और कोई? और किसी के पास कोई आंसर? चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। देखो क्या होता है, वी ऑल नो, अगर हम लोग डेवऑप्स की बात कर रहे हैं, डेवऑप्स कोई आपकी टूल नहीं है, डेवऑप्स आपकी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो किस इंडस्ट्री में वर्क होता है? आपके पास ना, आपने सुना होगा आईटी इंडस्ट्री जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री का काम क्या होता है? आईटी इंडस्ट्री का काम होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, है ना। अब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस होता है डेवऑप्स। डेवऑप्स इज जस्ट नथिंग, आप बोल सकते हो एक टाइप का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है? विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स। और ये आईटी इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं वो डेवलप करते हैं आपके सॉफ्टवेयर को, किस प्रोसेस के थ्रू? डेवऑप्स प्रोसेस के थ्रू। तो इन शॉर्ट अगर हम इन डेवऑप्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करें, देखो डेवऑप्स अगर आप थोड़ा इसको इलैबोरेट करो, डेवऑप्स जो है ना ये दो टर्म्स को मिलके बनाए, डेव और ऑप्स को। जहां पे जो डेव है उसका मतलब होता है डेवलपमेंट एंड ऑप्स का मतलब होता है ऑपरेशंस। मतलब डेव एंड ऑप्स इन दोनों को मिलके क्या बनता है? डेवऑप्स। Which means
डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। एक डेवॉप्स की टेक्नोलॉजी में इसका मेन यूज केस होता है डेवलपमेंट करना एंड ऑपरेशन करना। डेवलपमेंट किसका करना? एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना, एंड ऑपरेशंस उसी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उस पर ऑपरेशन करना, उससे रिलेटेड टास्क को डन करना, सच एज आप उसकी डिप्लॉयमेंट करोगे, डिलीवरी करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे उनको फीडबैक लूप में अपने जो भी डेवलपर्स होंगे उन तक पहुंचाओगे। सो डेवॉप्स इज द term which has been आप बोल सकते हो which is the combination of development and operation। और इसी तरीके से DevOps आपका एग्जिस्ट करता है एज ए टेक्नोलॉजी इन IT इंडस्ट्री। किस तरीके से? भाई हम लोगों ने हमारा एक सॉफ्टवेयर बनाना था, तो हम लोगों ने सोचा एक प्रोसेस को हम लोग यूज कर ले, और वो प्रोसेस क्या था? डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन का। तो हम लोगों ने उसके लिए क्या किया? हम लोगों ने हमारे सॉफ्टवेयर को जब डेवलप कर लिया, उसी पर ऑपरेशंस डन कर लिए। दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हमने एक नाम दे दिया जिसका नेम क्या था? डेवऑप्स। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है। सो डेवऑप्स इज जस्ट नथिंग। क्या होता है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है और वी कैन से एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग डेवलपमेंट करते हैं एक सॉफ्टवेयर का, और उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग ऑपरेशंस डन करते हैं, है ना। अब हमें इतना तो पता ही है, जो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस है, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस जिसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं वो है एक सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली इंडस्ट्री का नेम क्या होता है? आईटी इंडस्ट्री। तो आईटी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। अब बात आती है, जब वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो वो ना बहुत सारे फेजेस से होकर गुजरते हैं। फेजेस बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो देयर आर मेनी प्रोसेसेस जिसके थ्रू आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना। अब वो फेजेस क्या होता है? काफी बार आपने सुना होगा, एक सबसे पहले ना हमारा एक ट्रेडिशनल मॉडल चलता था, वाटरफॉल मॉडल करके। उस मॉडल में क्या होता था? उस मॉडल में क्या होता था? आपके सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले प्लानिंग की जाती थी, डिजाइनिंग की जाती थी, डिफाइनिंग की जाती थी, उससे रिलेटेड एक पूरा का पूरा चार्ट बोल सकते हो, ये पूरी की पूरी एक आपकी फाइल बनाई जाती थी कि भाई हम लोग जब ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमारी इतनी कॉस्टिंग आएगी, इतना बजट हम लोग सेट करके चल रहे हैं, ये थिंग्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, इतने डेवलपर्स की हमें नीड है। तो सब कुछ हम लोग एक पहले प्लानिंग करके रखते थे कि ऐसा सॉफ्टवेयर हमारा बिल्डअप होके आएगा, तब जाके एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड होने के लिए हम लोग प्रिपरेशन करने स्टार्ट करते थे। सो एक सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले भी बहुत सारे फेजेस होते थे, जो कि टोटल 7 फेजेस होते थे, जिसको आप बोल सकते हो एक प्रोसेस होता था SDLC का। मतलब जब सॉफ्टवेयर को आप बना रहे होते हो तो उससे पहले भी आप एक प्रोसेस डन करते हो विच इज SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उस लाइफ साइकिल में जो पहला स्टेप होता है आपका प्लानिंग करना, ठीक है, फिर डिजाइनिंग करना, डिफाइनिंग करना, फिर उसकी एक फाइल बनाना या डॉक्यूमेंटेशन जिसे आप बोल सकते हो, देन उसके ऊपर थोड़ी अदर लाइक सबसे डिस्कशन करना, एक आर्गुमेंट जिसे आप बोल सकते हो, सबसे राय लेना कि भाई ये वाला पर्टिकुलर थिंग ठीक है या नहीं है, एक डिसीजन होता था। उसके बाद जाके इस चीज के ऊपर हम लोग फाइनलाइज करते थे कि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा, इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या थिंग्स होगी। और ये जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हो वो बेसिकली अपने कस्टमर्स की नीड को देखकर एक सॉफ्टवेयर बनता था मार्केट के अंदर। जब सॉफ्टवेयर को बनाने का प्रोसेस हमारा स्टार्ट होने लगता है, विच मीन्स हमारी एक साइड से ये फाइनलाइज हो गया कि हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना है विद द फॉलोइंग थिंग्स, तो फिर स्टार्ट होता है आपका मेन वर्क आपके डेवऑप्स के अंदर। तो मतलब जो पहले का प्रोसेस होता है, आपने सुना भी होगा, एक वाटरफॉल आपका मॉडल होता है और एक एगाइल मेथड होता है। ये दो आपके मेथड होते हैं, ठीक है, एक वाटरफॉल और एक एगाइल। दोनों का काम मोस्टली सेम ही है। ये पहले हम लोग यूज करते थे, लेकिन अब हम लोग डेवऑप्स का यूज करते हैं। लाइक पहले हम लोग वाटरफॉल प्लानिंग का यूज करते थे, फिर एगाइल आया, फिर जाके आपका डेवऑप्स आया। अब क्या होता है, अब हम लोग मार्केट में डेवऑप्स का यूज केस करते हैं, उन दोनों को हम लोग साइड करते हैं। हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है डेवऑप्स, डेवऑप्स को अंडरस्टैंड करना। अब क्या होता है, डेवऑप्स के अंदर जब एक आप सॉफ्टवेयर बनाने लगते हो तो हम लोग कितने सारे फेजेस से गुजरते हैं, जैसे मैंने आपको पहले तो बता ही दिए, आपका वही डिफाइनिंग, प्लानिंग का, डिजाइनिंग का, डॉक्यूमेंटेशन का, देयर आफ्टर आपका एक सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग प्रिपरेशन करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है प्रोग्रामिंग का। क्या प्रोग्रामिंग करना? जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हो ना, तो आपको डेवलपर्स की नीड पड़ती है। डेवलपर्स कौन होते हैं? जो आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करेंगे और यू कैन से सोर्स कोड राइट करेंगे, ताकि आपका एक सॉफ्टवेयर बन सके। अब सपोज मैंने बोला कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसका नेम क्या है, ABC,
ठीक है। मैंने बोला मुझे एक एबीसी नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है। मैंने कहा ठीक है, एबीसी नाम का हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, या फिर आप एबीसी बोलो या तो बोलो आप एक वीएलसी का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो विद वर्जन डिफरेंट। आपने कोई वर्जन डिफरेंट ले लिया, वीएलसी 1.1 बनाना है, वीएलसी 1.10 बनाना है, कुछ भी ले लो, एक सॉफ्टवेयर आपको बनाना है। तो आपने कहा कि इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सबसे पहले मुझे करनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग। अब वो प्रोग्रामिंग किससे कराओगे? प्रोग्रामिंग करेंगे आपके डेवलपर्स, ठीक है। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक काम देती है एक सॉफ्टवेयर बनाने का, तो सबसे पहले वो क्या बोलती है? डेवलपर्स को बोलती है कि आपको क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको प्रोग्रामिंग करनी है। तो अज्यूम करते हैं, मान लो हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना था, और इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मान लो ये मेरे पास कुछ डेवलपर्स है, ठीक है, ये कुछ डेवलपर्स है। मैंने इनसे बोला, इन डेवलपर से बोला मैंने बोला कि आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग करनी है। तो इन्होंने अपनी रेपोजिटरी पर जाकर सोर्स कोड राइट करना शुरू किया, ठीक है। रेपोजिटरी किस पे जाएंगे? अब देखो क्या होता है, आप जब डेवऑप्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, डेवऑप्स के अंदर हम लोग ना एक रेपोजिटरी को यूज करते हैं विच इज नॉन एज गिटहब। अगर आप लोगों ने सुना हो, है ना, गिटहब रेपोजिटरी का हम लोग यूज करते हैं। गिटहब को हम लोग सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे टास्क डन करते हैं। सच एज अगर मैं बात करूं, लाइक अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग की है, उस प्रोग्राम को अगर आपको सेव करना है तो आप गिटहब के ऊपर कर सकते हो, ताकि आप इन फ्यूचर उसको दोबारा से यूज कर सको। सेकेंड थिंग, आप यहाँ पे जाके अपने जितने भी सोर्स कोड होते हैं उन्हें स्टोर कर देते हो। आप अपने सोर्स कोड को एक पब्लिक रेपोजिटरी में भी रख सकते हो, अपनी प्राइवेट रेपोजिटरी में भी रख सकते हो, इवन अपने सोर्स कोड को सेल भी कर सकते हो यहाँ पे। फिर आप इसके थ्रू आप गिटहब के थ्रू इंटीग्रेशन करा के किसी भी CI/CD टूल का, देन आप अपनी एक पाइपलाइन रन कर सकते हो और आपका सोर्स कोड वहां से पुल कर लिया जाएगा। गिटहब के ऊपर ही आपकी इशू ट्रैकिंग हो जाएगी, ठीक है, आपके पूरे सोर्स कोड की ट्रैकिंग की जाएगी, और साथ के साथ आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम की भी फंक्शनैलिटी मिलेगी। वर्जन कंट्रोल विच मींस आपकी ट्रैकिंग होती रहेगी, आपकी कॉपीज बाय डिफॉल्ट जनरेट होती रहेंगी, उनकी कमिट आईडी बनती रहेगी कि कभी भी अगर आपको वो पर्टिकुलर सोर्स कोड के अंदर एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए कि आपने उस दिन लिखी थी, तो आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगी, बिकॉज सब चीज की ट्रैकिंग हो रही है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम की ये फंक्शनैलिटी आपको देता है। वर्जन कंट्रोल आपने सुना होगा, जस्ट कुछ नहीं होता, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, ये डेवलपर्स होते थे, है ना, डेवलपर्स से बोला जाता था कि आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करो। तो डेवलपर्स क्या करते थे, अपने अपने सिस्टम के ऊपर, सपोज इनके पास ये सिस्टम होता है, ये डेवलपर 1 का सिस्टम हो गया, मान लो ये डेवलपर 2 का सिस्टम हो गया, और ये हो गया डेवलपर 3 का सिस्टम। इन तीनों ने अपने अपने सिस्टम के ऊपर बैठकर एबीसी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोडिंग की। सपोज ये कुछ भी कोडिंग कर दी इन्होंने, इस तरीके से आपके डेवलपर 2 ने भी कुछ कोडिंग करी, ठीक है, ये कुछ कोडिंग कर दी, इस तरीके से इसने भी कुछ कोडिंग करी, कुछ कोडिंग कर दी इन तीनों ने। अब बात आती है, इन तीनों ने अपने अपने प्रोग्राम तो लिख दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, डेवलपर 1 ने सोचा कि अब इसने जो प्रोग्राम लिखा है ना, ये चाहता है कि अपने प्रोग्राम को इनकेस अगर 1-2 दिन बाद इसको दोबारा नीड पड़ जाए, तो ये नहीं चाहता कि इसका प्रोग्राम यहाँ से इसके सिस्टम से डिलीट हो जाए, तो इसने इसकी एक कॉपी अपने लोकल पे रख ली। सिमिलरली डेवलपर 2 ने किया, अपना जो प्रोग्राम लिखा उसी की कॉपी अपने सिस्टम पे रख ली। थर्ड वाले डेवलपर ने भी सेम किया। तो अब कहा गया कि आप बार बार ना अपनी कॉपीज अपने सिस्टम पे मत रखो, बिकॉज ऐसे कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी, और कितनी कॉपीज आप जनरेट करते रहोगे। अगर आपने एक ही दिन में एक प्रोग्राम अपने एक सॉफ्टवेयर एबीसी के लिए मल्टीपल 100 या मान लो 1000 नंबर ऑफ प्रोग्राम्स लिखे, अब ये तो नहीं ना कि आप 1000 कॉपीज अपने सिस्टम पे सेव करते रहोगे, ऐसे कितनी कॉपीज आप सेव करोगे। तो कहा गया कि आप एक बेटर ऑप्शन है मार्केट में आ रखा गिटहब, उसको यूज करो। हम आपके सिस्टम को क्या बना देंगे, एक लोकल रेपोजिटरी। किसकी लोकल रेपोजिटरी? गिट की लोकल रेपोजिटरी। तो इनके सिस्टम को बना दिया जाता है गिट लोकल रेपोजिटरी। गिट इनके सिस्टम के ऊपर गिट के पैकेज को इंस्टॉल कर दिया जाएगा, फिर इनसे बोला जाएगा आप एक लोकल रेपोजिटरी बनाओ। रेपोजिटरी का मतलब होता है फोल्डर, इन टेक्निकल लैंग्वेज हम लोग रेपोजिटरी कॉल करते हैं, ठीक है। इसका मतलब जस्ट सिंपल फोल्डर ही होता है। तो इनके सिस्टम के ऊपर गिट का पैकेज डाला जाएगा, ठीक है। गिट का पैकेज डालने के बाद गिट इंजन इनके सिस्टम पर आ जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा आप एक सिंपल सा फोल्डर क्रिएट करो और उस फोल्डर पे जाकर अपने प्रोग्राम को सेव करो। कैसे? कोई भी फाइल जनरेट करो और वहां पे अपने प्रोग्राम लिखते रहो। अब जब आप प्रोग्राम लिख लोगे, आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, तो उसी सेम फाइल को अपनी लोकल रेपोजिटरी से अपनी सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी पे शेयर कर दो। कैसे? गिटहब के ऊपर कोई भी सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी बना लेना। सपोज आपने एक प्रोजेक्ट नाम की रेपोजिटरी यहाँ पे बना दी, और शुड आई से फोल्डर,
तो अब इन डेवलपर से बोला जाएगा कि आप क्या करो, जो फाइल आपने लिखी थी जिसके अंदर प्रोग्राम थे ना, उस फाइल को लो और अपनी सेंट्रलाइज लोकेशन विच मींस प्रोजेक्ट नाम की रेपोजिटरी के अंदर वहां पे शेयर कर दो। तो अब इसके पास वो पर्टिकुलर फाइल आ गई। अब यहाँ पे जो भी गिटहब इंजीनियर बैठा होगा ना, वो तीनों की फाइल्स को लेगा, कंपाइल करेगा और एक सिंगल फाइल में लॉन्च कर देगा। ठीक है, या बेटर ऑप्शन कहा जाता है, अब तो हमारे पास ये भी बेस्ट ऑप्शन है, गिटहब के अंदर पुल एंड पुश का कंसेप्ट मिलता है, क्लोनिंग का कंसेप्ट मिलता है, हमें ये सब कुछ हमें प्रोवाइड होता है गिटहब के अंदर। तो कहा जाता है डेवलपर से, आप अलग 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 रेपोजिटरी मत बनाओ, आप एक सिंगल रेपोजिटरी कोई भी डेवलपर वन बनाएगा और उसी रेपोजिटरी को अदर डेवलपर्स क्लोन कर लेंगे एंड देन उन्हीं के ऊपर सिंपल काम करेंगे। तो तीनों के कोड कहीं नहीं जाएंगे, जैसे एक सिंगल फाइल के अंदर ही अपेंड हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा बेस्ट, इससे आपको ना तीनों के कोड को अलग 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 दोबारा से कंपाइल नहीं करना पड़ेगा, चेक नहीं करना पड़ेगा, टेस्टिंग नहीं करानी पड़ेगी। आपकी एक सिंगल फाइल आ गई, आप जस्ट उस सिंगल फाइल की टेस्टिंग कराओ। यहां तक क्लियर है? मैम आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? मुझे दिखा नहीं है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नहीं मैम। आपने बताया नहीं किसी ने? जस्ट सेकेंड, अभी क्लियर है? जस्ट कुछ खास नहीं किया है इसके ऊपर, वही जो हम लोग बात कर रहे थे ना, उसी को जस्ट मैंने राइट किया था। ठीक है, तो इन नॉर्मल वे हम लोगों ने एक डेवलपर 1 लिया, एक डेवलपर 2 लिया और एक डेवलपर 3 ले लिया। ठीक है, मान लो हम लोगों ने डेवलपर 1 से बोला कि इस रेपोजिटरी को अपने एनवायरनमेंट पे क्या कर लो, पुल कर लो। डेवलपर 1 ने आपकी प्रोजेक्ट नाम की मेन रेपोजिटरी को पुल किया, इस रेपोजिटरी पर बैठकर एक फाइल लॉन्च की, फाइल के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग करी। सेम डेवलपर 2 से बोला गया आप भी क्या करो, इसी सेम प्रोजेक्ट फाइल रेपोजिटरी को पुल कर लेना। लेकिन पुल कब करेगा ये, जब डेवलपर 1 अपनी प्रोग्रामिंग डन करके यहाँ पे पुश करेगा ना, उस वाली को ये पुल कर लेगा। अगर नहीं भी करता कोई दिक्कत नहीं, ये पुल कर ले डेवलपर 2 और 3, उसके बाद ये लोग, एक होता है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट एरर, अगर ना आए तो उससे बेस्ट होता है ये आपस में मर्ज कर लेते हैं अपने कोड को। वैसे तो कहा जाता है अगर डेवलपर 1 ने सपोज यहाँ से अपनी इस रेपोजिटरी को पुल किया, इसके अंदर कुछ प्रोग्राम लिखा, अब प्रोग्राम लिखने के बाद उसने अगेन उस प्रोग्राम को पुश कर दिया, तो इस रेपोजिटरी पे ये जो आपकी ये पड़ी हुई है ना, प्रोजेक्ट नाम की रेपोजिटरी सर्वर पर, आपके गिटहब सर्वर पर, इस प्रोजेक्ट नाम की रेपोजिटरी के ऊपर डेवलपर 1 के थ्रू बनाई गई एक फाइल, अज्यूम डेवलपर 1 ने एक फाइल बनाई होगी index.html, वो फाइल आ गई होगी और इस फाइल के अंदर आए होंगे सारे के सारे प्रोग्राम जो आपके डेवलपर 1 ने लिखे होंगे। ठीक है, अब इसी फाइल को डेवलपर 2 भी पुल करेगा, अपने प्रोग्राम लिख देगा, डेवलपर 3 भी पुल करेगा, अपने प्रोग्राम लिख देगा, एंड ये दोनों भी इसी तरीके से पुल एंड पुश के कंसेप्ट से अपने प्रोग्राम इस पर्टिकुलर फाइल में कर देंगे अपेंड। तो इस तरीके से आपका एक गिटहब सर्वर के ऊपर आ गई आपका प्रोग्राम वाली सोर्स कोड फाइल। ठीक है, तो अब आपके पास ये सोर्स कोड फाइल आ गई index.html। नेक्स्ट स्टेप बोला जाता है डेवऑप्स के प्रोसेस में, जब आपके पास एक सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर आपके प्रोग्राम्स आ जाए, उसके बाद आप क्या करो, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करो। तो सोर्स कोड फाइल तो हमारे पास आ चुकी है जिसके अंदर हमारे प्रोग्राम्स लिखे गए हैं। अब इसी फाइल को हम लोग क्या कराते हैं, बिल्ड कराते हैं। तो बिल्डिंग के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मार्विन टूल। लेकिन कहा जाता है आप डायरेक्ट बिल्ड मत कराओ, बिकॉज हमें पता नहीं सोर्स कोड फाइल के अंदर जो सिंटेक्स लिखा गया है वो एकदम ठीक है कि नहीं है। हो सकता है इन तीनों ने जो सोर्स कोड फाइल बनाई, एक सिंगल ये फाइल, इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखे वो प्रोग्राम गलत हो। ठीक है, किसी ना किसी में बग्स आ सकता है, इशू आ सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो कहा जाता है सबसे पहले आप टेस्टिंग कराओ अपने सोर्स कोड फाइल की। तो सोर्स कोड फाइल की सबसे पहले कराई जाती है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए आप क्या लेते हो, टेस्टिंग के लिए आप लेते हो अपना सोनार क्यूब, या कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप ये पर्टिकुलर टूल लोगे, आप सोनार क्यूब का ले सकते हो, यूज केस कर सकते हो। सो इससे क्या होगा, सोनार क्यूब से आपका कोड एनालिसिस होता है। ठीक है, जो भी सोर्स कोड आपने लिखा है उस कोड को एनालिसिस किया जाता है, चेक किया जाता है कि कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। ठीक है, टेस्टिंग की जाती है, कोई इशू तो नहीं आ रहा, XYZ सब कुछ चेक करने के बाद हम लोग आगे का स्टेप क्लियर करते हैं। तो सोनार क्यूब के ऊपर आपकी ये फाइल आएगी index.html। इस फाइल के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखे गए होंगे उस पूरे के पूरे कोड को एनालिसिस किया जाएगा थ्रू सोनार क्यूब। पूरी की पूरी टेस्टिंग जब डन हो जाएगी, लगेगा हाँ ठीक है, इसके अंदर कोई जो भी सोर्स कोड
फाइल के अंदर लिखे गए हैं प्रोग्राम वो एकदम ठीक है, परफेक्ट है, तो आपके कोड को आगे भेजा जाएगा बिल्ड होने के लिए। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे इशू आ गया तो यहाँ से क्या होगा, एक फीडबैक लूप जनरेट होगा, विच मीन्स आपके डेवलपर को नोटिफाई किया जाएगा आपके सोनारक्यूब इंजीनियर के थ्रू कि देखो आपने एक गलती की है, यहाँ पे इशू आ रहा है आपके प्रोग्राम के अंदर, तो ये नोटिफाई करेगा आपके डेवलपर को। और वो नोटिफाई कैसे करेगा, कुछ भी ले सकता है, आपका जो नोटिफिकेशन सोर्सेज होते हैं सच एज ईमेल के थ्रू कर सकता है, आपका जीमेल के थ्रू सॉरी, या फिर कुछ भी लाइक मैसेजेस के थ्रू कर सकता है, या आपको एक पता नहीं कोड वगैरह भी शेयर कर सकता है, कुछ भी एक्सवाइजेड जो उसे लगता है कि हाँ यार ये इशू आ रहा है इनको शेयर करना है। यूजुअली हम लोग मेल के थ्रू करते हैं कि इनको एक नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि आपका ये इशू आ रहा है, आप इस इशू को ठीक करो, एंड देन अगेन हमारे कोड को सेंट्रलाइज रिपोजिटरी पे शेयर कराओ, देन हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो जैसे ही डेवलपर को पता चलता है अच्छा ये इशू आया था, वो डेवलपर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को दोबारा राइट करता है, फिर सेंट्रलाइज लोकेशन पे भेजता है, एंड देन सेंट्रलाइज लोकेशन से फिर अगेन टेस्टिंग की जाती है। अब पता चलता है टेस्टिंग में कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है, आपने जो कोड शेयर किया वो एकदम परफेक्ट है। उसके बाद बोला जाता है ये जो सोर्स कोड फाइल हमारी आ गई है, जिसकी टेस्टिंग भी डन हो गई है, सब कुछ परफेक्ट निकला है, अब इस फाइल की हम लोग क्या कराते हैं, बिल्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक बिल्डिंग सर्वर का यूज करते हैं। तो वो जो बिल्डिंग सर्वर होता है हम लोग कौन सा लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, आपके ऊपर होता है, आजकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। हम लोग मोस्टली कौन सा यूज करते हैं, मावेन का। कंपनीज में भी ज्यादा हम लोग मावेन का ही यूज करते हैं, बट देर आर मेनी, जैसे पहले चलता था आपका एंट और ग्रेडल, इसी तरीके से अब आपके और भी ज्यादा आ चुके हैं, मावेन के आप ऑल्टरनेट बोल सकते हो, ठीक है। तो जो मावेन के ऑल्टरनेट टूल है आप उनका भी यूज कर सकते हो। हम लोग मावेन का ले रहे हैं, कैसे, index.html को अब हम लोग मावेन के थ्रू बिल्ड करा देते हैं। तो मावेन सर्वर आप बनाओगे, यहाँ पे मावेन इंजीनियर बैठा होगा, वो क्या करेगा, ये इस पूरे सर्वर को बनाने के लिए वही मावेन की इंस्टॉलेशन करेगा, देन इस पर्टिकुलर फाइल को जनरेट करने के लिए वही मावेन रिलेटेड कमांड्स रन करेगा, एंड देन जाके आपका एक सोर्स कोड फाइल से आपका एक सॉफ्टवेयर रेडी होके आएगा। तो अब जो सॉफ्टवेयर रेडी होके आता है ना, आपका वो सॉफ्टवेयर होता है नंबर्स में, ठीक है, आईपीज उन्हें मिलती है। आपका सॉफ्टवेयर कभी भी आपको नेम में नहीं मिलता, आपको वो नंबर्स में मिलता है, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, अभी आप उनको नंबर ले लो, बाकी वो आईपी होती है। तो सपोज हम लोग को हमारा एक सॉफ्टवेयर बन गया विद द हेल्प ऑफ सोर्स कोड फाइल index.html। अब इस फाइल से हमारा ये जो सॉफ्टवेयर बन के आया है इन नंबर्स, अब क्या होता है, यही पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जाती है टेस्टिंग। सपोज मेरा ये सॉफ्टवेयर बना था कुछ इस तरीके से, ले लो, ठीक है, इस तरीके से मान लो मैंने बोला ये नंबर मिला इसको। अब बोला गया कि ये जो सॉफ्टवेयर आपके पास बन के आया ना, अब आप इसी सॉफ्टवेयर की दोबारा से एक बार टेस्टिंग कराओ। क्यों कराई जाती है टेस्टिंग, कि पता नहीं हमें, हो सकता है जब सॉफ्टवेयर हमारा बिल्ड हो रहा हो तब जाके कोई इशू आ गया हो, तो हमें क्लियर नहीं होता, इशू आ सकता है, तो कहा जाता है कि आप एक बार ना सॉफ्टवेयर की बिल्डअप होने के बाद भी एक बार टेस्टिंग कराओ। तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक और टूल यूज करते हैं, टेस्टिंग टूल हमारा, सपोज मैंने सेलेनियम का यूज कर लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, मावेन के बाद टेस्टिंग कराई सेलेनियम के थ्रू। तो जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है ना, इस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाएगी, कैसे, सिंटेक्स टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा इसके अंदर जो कोड राइट किया होगा उसकी भी एनालिसिस की जाती है, पूरा का पूरा आपका टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये सेलेनियम के थ्रू हम लोगों ने टेस्टिंग कर ली। अब बात आती है सेलेनियम के बाद डिप्लॉयमेंट की। डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट के लिए भी हम लोग कोई टूल यूज कर सकते हैं। अब मार्केट में देयर आर मेनी टूल्स फॉर डिप्लॉयमेंट। अब तो हम लोग क्यूबरनेटिस का ज्यादा यूज करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, हमारा ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल है ना, वहाँ पे हम लोग क्लस्टर्स बना लेते हैं बहुत सारे, एंड देन उसके थ्रू डिप्लॉयमेंट कराते हैं। बट अभी हम लोग किसका एग्जाम्पल लेंगे, अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे एनसिबल का। एनसिबल पे पहुंचने से पहले पहले इतना अंडरस्टैंड कर लो, यहां तक आपका पूरा का पूरा ये प्रोसीजर एक बार और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो क्या हुआ। सबसे पहले आपने कोड भेजा गिटहब के ऊपर, ठीक है, कोड आपका यहाँ पे आ गया। अब क्या होता है, कोड की टेस्टिंग की जाती है। तो कोड की टेस्टिंग हम लोगों ने करा ली सोनारक्यूब के थ्रू, पूरा का पूरा कोड आपका एनालिसिस किया जाता है,
आप एक सोनारक्यूब सर्वर बनाते हो, इंजीनियर रखते हो और पूरी की पूरी टेस्टिंग करता है, वो भी मैनुअली नहीं करता, ऑटोमेशन के थ्रू ही करता है, विच मीन्स कमांड्स के थ्रू, जो भी है सब कुछ कमांड लाइन पे। आफ्टरवर्ड्स आपका माविन के थ्रू आप क्या कराते हो, बिल्डिंग कराते हो अपने सॉफ्टवेयर की। तो जो सॉफ्टवेयर बन के आता है फिर उसकी टेस्टिंग करानी होती है, तो यहाँ पे आपकी होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। ये होता है अभी तक मेन प्रोसेस अंडर डेवऑप्स, इतना हमारा ये प्रोसेस डन होता है। अभी हम लोग जब CI/CD पे बात करेंगे तब आपको पता चलेगा यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा यहाँ तक प्रोसेस, सेलेनियम तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है CI को अभी अंडरस्टैंड करेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले डिप्लॉयमेंट पर। डिप्लॉयमेंट विच मीन्स मैंने क्या बोला, आप डिप्लॉयमेंट के लिए कौन से टूल का यूज करोगे, एंसिबल का। अब जब आपके पास सॉफ्टवेयर बन गया तो सॉफ्टवेयर का क्या करोगे, सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय भी तो कराना है ना प्रोडक्शन एनवायरमेंट पर। तो कहा जाता है कि आप क्या करो, आप एक डिप्लॉयमेंट टूल का यूज करो, आपका ऑटोमेशन टूल। पहले हम लोग जब मैन्युअली करते थे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था और एक करेक्ट वे में हो नहीं पाता था डिप्लॉयमेंट, और इशू आ सकते थे। तो अभी इसी वजह से हमारे डेवऑप्स के अंदर हम लोगों ने ऑटोमेशन टूल्स का यूज किया, जिसमें से एक था एंसिबल। एंसिबल पहले ज्यादा चलता था, अब इतना एंसिबल चलता नहीं है, अब आपका सब कुछ क्यूबरनेटिस पे मूव हो चुका है। बट हम लोग एंसिबल को अंडरस्टैंड करेंगे हमारे इस डेवऑप्स के प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि कुछ कुछ कंपनी में स्टिल एंसिबल का भी यूज केस होता है। सो एंसिबल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट। कैसे डिप्लॉयमेंट कराते हैं, अब बोला जाता है एंसिबल के ऊपर, मान लो ये आपका सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर आ गया। अब एंसिबल से कहा जाता है कि आप डिप्लॉयमेंट करोगे कहां पर, सीधा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे कभी भी डिप्लॉयमेंट नहीं कराया जाता। कहा जाता है आप जब डिप्लॉयमेंट कराओगे तो सबसे पहले प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे कराओ एंड देयर आफ्टर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे कराओ। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन पे कराते हो तो कभी कभी क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने अपना सॉफ्टवेयर बना लिया, टेस्टिंग कर ली, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन डिप्लॉयमेंट के टाइम पे कुछ इश्यू आ गया, कोई बग आ गया। अब क्या होगा इससे, अब क्या होगा इससे, लेटेंसी, वही आपका लेटेंसी रिस्पॉन्स आएगा, आपको जो कस्टमर्स होंगे वो डाउन टाइम फेस करेंगे, कस्टमर्स को ज्यादा इशू होगा। उन्होंने आपके सॉफ्टवेयर को ओपन किया, आपकी वेबसाइट को, आपकी एप्लीकेशन को चलाने लगे, पता चलता है एप्लीकेशन पे आपको एरर मिल रहा है, एप्लीकेशन में कुछ इशू आ रहा है, तो उस केस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उस केस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपका एंसिबल इंजीनियर। क्यों? क्योंकि डिप्लॉयमेंट तो एंसिबल वाले ने की ना डायरेक्ट प्रोडक्शन पे, इसीलिए कहा जाता है आप डायरेक्ट प्रोडक्शन पे कभी भी डिप्लॉयमेंट मत करो, बिकॉज देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, अगर आप एंसिबल के थ्रू या किसी भी डिप्लॉयमेंट टूल के थ्रू सीधा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। अब देखो, सबसे पहले एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ डिसएडवांटेज। सपोज आपने एक एप्लीकेशन बनाई एंड ये जो आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, ये आपकी एक, मान लो जैसे पेटीएम है ना हमारी, पैसे को हम लोग जैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, हमारी क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, ट्रांजेक्शन्स डन करते हैं ना, उसी तरीके से मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, पेटीएम 2 करके। अब क्या होगा, मान लो मैंने इस एप्लीकेशन को जब बिल्डअप किया, मैंने तो अपना सॉफ्टवेयर पूरा तरीके से अच्छे तरीके से बना लिया, सब कुछ उसके अंदर परफेक्ट था, टेस्टिंग करी तब भी सब कुछ परफेक्ट आया। अब एंड में पता चलता है जब मैंने प्रोडक्शन पे उसको भेजा ना, डिप्लॉय किया, तो पता चलता है वहां पे कुछ एरर आ गया था और मैंने उस एरर को गलती से स्किप हो गया मुझसे, मैंने देखा नहीं, वो इग्नोर हो गया एरर मुझसे। अब बात आती है, हमें ये लग रहा है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉयमेंट हो चुकी है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पर, अब प्रोडक्शन पे चल रही है, विच मीन्स प्रोडक्शन पे जितने भी सर्वर होंगे उन सभी सर्वर के ऊपर आपकी एप्लीकेशन हो रही है रन, और कस्टमर को दे दिया गया एक्सेस आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करने का। अब कस्टमर आएगा, आपकी एप्लीकेशन पे जाएगा, सपोज आपके कस्टमर ने क्या किया, उसने किसी को अमाउंट क्या करना था, क्रेडिट करना था, उसने अपनी साइड से क्रेडिट कर दिया, ठीक है, और उसके पास मैसेज आ गया डेबिट का कि उसके अमाउंट इतना डेबिट हुआ है। अब सामने वाले को पता चलता है कि भाई उसके पास तो पैसे आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? बिकॉज कहां पे इशू आ गया, आपके सॉफ्टवेयर में आपके जो पैसे थे बीच में ही स्टक हो गए। अब क्या होगा, अब आपके पैसे ना सामने वाले तक पहुंच पाए और इवन आपके पैसे खुद के भी डेबिट हो गए। अब इसमें क्या हो सकता है, अब बेटर ऑप्शन ये है, या तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन को कॉल करोगे जिसने सॉफ्टवेयर को बिल्ड कराया, या फिर आप उस पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर वही केस फाइल कर सकते हो कि भाई ये जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया वो ठीक नहीं है, बिकॉज हमारे ऐसे तो हमें लॉस हो रहा है ना। सो इसीलिए कहा जाता है जब आप सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करते हो तो एक बार उसकी अच्छे से टेस्टिंग करो, ऐसा ना हो एंड में आपके कस्टमर्स डाउन टाइम फेस करें या कस्टमर्स को बाद में डिसएडवांटेज फेस हो आपके एप्लीकेशन से। सो तभी कहा जाता है जब आप सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट कराओगे ना, किसी भी डिप्लॉयमेंट टूल से सबसे पहले आप कराओ प्री प्रोडक्शन पे। प्री प्रोडक्शन पे कराने का मेन रीजन ये होता है, प्री प्रोडक्शन पे हो जाती है आपके सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग
कि भाई सॉफ्टवेयर ठीक है या गलत है, ठीक है, इसके अंदर क्या इश्यूज है, क्या बग है, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे तो नहीं कोई बग आ गया, आगे जाकर तो नहीं हमारे कस्टमर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू एरर फेस करेंगे, डाउन टाइम फेस करेंगे। तो ये सब कुछ प्री प्रोडक्शन पे एक बार उसकी पूरी की पूरी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है, तब जाके आप उसको कहाँ शेयर करते हो, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे। तो एंसिबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्लेबुक रन करते हैं, ठीक है। एंसिबल के थ्रू आप प्लेबुक्स रन करोगे, एक तरीके से आप बोल सकते हो स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। आप एक स्क्रिप्ट रन करते हो एक फाइल के अंदर, उस स्क्रिप्ट को जैसे ही आप रन करते हो, स्क्रिप्ट में आप डिफाइन कर देते हो कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आपको कहाँ पे शेयर करना है, ठीक है। तो आप बताते हो उस पर्टिकुलर जो आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होगा उसका आईपी एड्रेस। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे ये ले लो, एक ये मान लो हमारा प्रोडक्शन होगा और एक हो जाएगा प्री प्रोडक्शन, ठीक है। सो हम लोग ले लेते हैं इसको, प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ले लेते हैं हमारा, और एक होता है हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ठीक है। ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो गया। अब सपोज कर लो, मान लो मैंने कुछ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे क्या रखे हुए हैं, सर्वर्स, और ऐसे ही प्री प्रोडक्शन पे रखे हुए हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं प्री प्रोडक्शन पे भी हमारे कुछ सर्वर्स है फॉर टेस्टिंग, इसी तरीके से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे मेरे कुछ सर्वर्स हैं। अब मैंने कहा जब एंसिबल से हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट की प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ना, इन सभी सर्वर पे होगा रन, ठीक है। इन सभी सर्वर पे रन होगा, विच मीन्स आप इससे ये चेक कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन परफेक्टली रन हो रही है सर्वर्स पे कि नहीं। अब आपको पता चलता है प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे आपकी एप्लीकेशन परफेक्टली रन हो रही है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, देन आप जाके उसको कहाँ डिप्लॉय कर सकते हो, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, ठीक है। फिर आप उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो ऐसे ये प्रोसेस डन होता है। आपने कोड बनाया, आपका कोड लिखा, कोड की टेस्टिंग की, बिल्डिंग की, सॉफ्टवेयर बन के आया, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की, एंड देन सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट कर दी। सबसे पहले प्री प्रोडक्शन पे, अगेन टेस्टिंग के पर्पज से, एंड देन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, ताकि आपके कस्टमर्स को वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक्सेस हो सके। यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट? मैम एक क्वेश्चन था, हाँ जी। जैसे ये टूल यूज हो रहे हैं ना, सोनार क्यूब, मालवन, सेलेनियम, तो ये एक एक टूल के लिए पर्टिकुलर बंदा होता है कि सब कुछ डेवलप का ये काम होता है सेटअप का? देखो अब क्या होता है, आपको नॉलेज पूरी डेवऑप्स की होनी चाहिए। हाँ, अगर आप कंपनी पे जा रहे हो, अच्छी खासी स्किल्स आपको एक पर्टिकुलर टूल के ऊपर है, तो आप एक डेडिकेटेड प्रोफाइल के ऊपर कर सकते हो स्विच पहले तो। लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए पूरे के पूरे डेवऑप्स का, है ना, कि आपको हर एक टूल की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप स्विच करो एक डेडिकेटेड प्रोफाइल पे, तो समझ आता है। अगर आप डायरेक्ट जाते हो किसी डेडिकेटेड प्रोफाइल के लिए, तो थोड़ा इशू हो जाता है, एकदम से जॉब लगना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। दैट्स वाई कहा जाता है कि आप पूरी डेवऑप्स की नॉलेज लो, एंड आफ्टरवर्ड्स अगर आप स्विच करो तो एक बेटर ऑप्शन है, एंड स्विच करना थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो बेटर यही है, आप भी पूरी डेवऑप्स की नॉलेज लो, आफ्टरवर्ड्स आपको जोन सा बेस्ट टूल लगता है जिसके ऊपर आपका हैंड्स ऑन परफेक्ट है, आप उसके ऊपर स्विच कर लो। देखा भी होगा आपने, काफी कंपनीज में जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टूल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो एक ही टूल के ऊपर हैंडल करता है। और काफी बिग एमएनसीज कंपनी में उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को एक एक टूल पकड़ा दिया होता है कि आप इस पर्टिकुलर डेडिकेटेड टूल पर ही बैठकर काम करो, आप इसी प्रोफाइल पे रहो, ताकि उनका जो माइंड है वो एक पे ज्यादा काम कर सके। अगर उनको सब पे रख दिया तो फिर भाई कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाएगी इसी वजह से। बट नहीं, नॉलेज आपको सबकी होनी चाहिए, है ना। सो क्या होता है, अब इतना ही नहीं, ये तो जस्ट अगर मैं अभी बात करूं तो ये भी पहले एक ट्रेडिशनल वे ही था। आपने ऑटोमेशन टूल्स का यूज किया और आप इसका यूज केस किया आपने, और आप आराम से इसको यूज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे डाउट कहाँ आता है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे इशू कब आता है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमारे गिटहब को हैंडल करने के लिए गिटहब इंजीनियर है, सोनार क्यूब सर्वर को हैंडल करने के लिए एक सोनार क्यूब सर्वर है, माविन सर्वर को हैंडल करने के लिए माविन इंजीनियर है, सेलेनियम सर्वर को हैंडल करने के लिए सेलेनियम इंजीनियर है। मतलब सभी सर्वर्स को हैंडल करने के लिए अपने अपने इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। और इन केस अगर वो पर्टिकुलर इंजीनियर अवेलेबल ना हो तो क्या होगा, तो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस पे बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है ना।
जी मैम। तो इसीलिए कहा जाता है अगर हम लोग ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं तो क्यों ना पूरा का पूरा ऑटोमेशन का यूज करें, विच मीन सभी चीजें ऑटोमेशन के ऊपर ही डिपेंड हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है, तब जाके मार्केट में आपकी एक टेक्नोलॉजी आई थी, आपने सुनी भी होगी, जेनकिंस। पहले आई थी आपकी जेनकिंस, अब तो इसके बहुत सारे ऑल्टरनेट आ चुके हैं मार्केट में, जैसे एक वन ऑफ द मेन ऑल्टरनेट आजकल ज्यादा चल रहा है गिटलैब करके। आपकी जेनकिंस मार्केट में आई थी, इसको आपने सुना भी होगा, CI/CD टूल भी बोला जाता है, किसी को पता है ना? CI/CD का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यू डेवलपमेंट। काफी लोग इसको कंटिन्यू डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, और डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट में भी डिफरेंस होता है, वो अभी मैं क्लियर करूंगी। जेनकिंस से बोला गया कि आप जो सब कुछ काम मैन्युअली कर रहे हो ना, उस काम को भी आप ऑटोमेशन पे डाल दो, विच मीन सबको आपस में इंटीग्रेट कर दो, तो आपको खुद से कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा। विच मीन्स आपने क्या किया, जैसे ही गिटहब के ऊपर आपका कोड आया, आपने एक ऐसे टूल का यूज कर दिया ताकि कोड डायरेक्ट सोनारक्यूब पे पहुंच जाए, सोनारक्यूब ने फटाफट टेस्टिंग कर दी, डायरेक्ट माविन पे पहुंचे। किसी की साइड से ना शोर आ रहा है थोड़ा बैकग्राउंड से, ठीक है। जैसे ही सोनारक्यूब पे आया, कोड की टेस्टिंग हो गई फटाफट, एंड माविन पे आया, देन बिल्डिंग हो गई, सेलेनियम पे आया, टेस्टिंग हो गई, एंड देन डिप्लॉयमेंट हो गई। यहां तक प्रोसेस इतना फास्ट भागेगा ना विद द हेल्प ऑफ CI/CD जेनकिंस टूल, कि आपको खुद से मैन्युअली करना ही नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो कहा गया कि आप क्या करो, जेनकिंस का यूज करो। जेनकिंस क्या करता है, सब कुछ इंटीग्रेट करके देता है आपको, इसको इसीलिए एक इंटीग्रेशन टूल भी बोला जाता है। जेनकिंस आपको ना दो फीचर देता है, एक CI का और एक देता है आपको CD का प्रोसेस। जस्ट अ सेकेंड, देखो, अब जहां से सॉफ्टवेयर जनरेट हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, वहां तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है जनरेट होना, बनना। कोई थिंग्स जनरेट हो रही है इन अ कंटिन्यू फॉर्मेट, अब बीच में कहीं पे नहीं रुक रही, वो थिंग्स चली ही जा रही है। सच एज जब आपने एक कोड बिल्डअप किया, अब ये कोड डायरेक्ट फटाफट टेस्टिंग होगी, बिल्डिंग होगी, टेस्टिंग होगी, ये कहीं पर भी रुकेगा नहीं, कहीं पर भी। अगर रुक रहा है तो मतलब आपके कोड में, आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, कहीं पर आपने गलती की अगर रुक रहा है तो, बाकी ये कहीं पर नहीं रुकेगा। तो जेनकिंस अपनी एक यही फंक्शनैलिटी देता है जिसका नेम होता है कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कि आपका प्रोसेस कंटिन्यू फॉरवर्ड में चलता रहेगा। और किसका प्रोसेस? आपके सॉफ्टवेयर को जनरेट करने का प्रोसेस, तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या होता है, जेनकिंस कहता है जहां पर आप सोनारक्यूब सर्वर लगा रहे हो, माविन सर्वर लगा रहे हो, सेलेनियम सर्वर लगा रहे हो, इन तीनों सर्वर की आपको नीड नहीं है, इन तीनों की प्लगइन्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। प्लगइन्स जस्ट कुछ नहीं, आपको वो जब आप जेनकिंस का सेटअप करते हो ना, जेनकिंस सर्वर बनाते हो, तो उसी के अंदर ना कुछ प्लगइन्स होती है, जस्ट आपके कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं जिनके थ्रू आप ये सारे के सारे टास्क को पूरा का पूरा ऑटोमेट कर सकते हो जेनकिंस के ऊपर बैठकर ही। तो आपको भी क्या करना होता है, आपको अलग से कोई सर्वर्स बनाने की नीड नहीं है। जो कोस्टिंग आप सर्वर पे दे रहे हो, जो रिसोर्सेज आप फालतू में खरीद रहे हो, मैन पावर ले रहे हो एंड देन उनको पे कर रहे हो, वो सबकी नीड ही नहीं पड़ती। आप जस्ट कुछ मत करो, जेनकिंस सर्वर अपना एक बनाओ, जेनकिंस इंजीनियर भले ही रख लो, जेनकिंस सर्वर बनाया आपने गिटहब से कोड लिया, और जेनकिंस के ऊपर ही बैठकर आपने प्लगइन्स डाल दी। किसकी प्लगइन? जिसकी आपको करनी है, लाइक अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो जो आपको करना है, आपको बिल्डिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, अगेन टेस्टिंग करनी है, या कुछ भी XYZ, आप जेनकिंस पे बैठ के उनकी प्लगइन्स डाल दो। तो कंटिन्यू इंटीग्रेशन का प्रोसेस सब कुछ ऑटोमेट हो गया। आपको मैन पावर की नीड ही नहीं पड़ी, आपको कोई इंजीनियर ही नीड नहीं पड़ा, आपको कोई सर्वर की नीड नहीं पड़ी। आपने जस्ट प्लगइन्स ली, प्लगइन्स चलाई, एंड जेनकिंस के थ्रू आपका एक सॉफ्टवेयर बिल्ड होके आ गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर बन गया। अब सॉफ्टवेयर की आप क्या करते हो? डिप्लॉयमेंट, और कहते हो डिलीवरी। अब देखो, डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी में डिफरेंस क्या होता है। डिप्लॉयमेंट आप करते हो सीधा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, और डिलीवरी जो होती है वो होती है आपकी प्री प्रोडक्शन पे। डिलीवरी एक तरीके से आप बोल सकते हो रिलीज प्रोसेस होता है, मतलब जब सॉफ्टवेयर आपका रिलीज होने के लिए पूरा का पूरा रेडी होता है, मतलब उसकी डिप्लॉयमेंट होने के लिए पूरी रेडी है प्रोडक्शन पे, तब जाके आप वो बोलते हो प्रोसेस डिप्लॉयमेंट का। एंड डिलीवरी का प्रोसेस होता है जब आप अपने सॉफ्टवेयर की डिलीवरी करा रहे हो, सेंड कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर को प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पर फॉर टेस्टिंग। तो इसीलिए जब हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर को कहते हैं ना, हम लोग डिप्लॉय करा रहे हैं प्री प्रोडक्शन पे, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस डिप्लॉयमेंट नहीं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिलीवरी। जब आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर्पस से प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे जाएगा तो उस प्रोसेस को आप बोलोगे डिलीवरी। सेम कंडीशन, जब आपका सॉफ्टवेयर आफ्टर टेस्टिंग
डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे जाएगा तो वही प्रोसेस हो जाता है डिप्लॉयमेंट। तो डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट के बीच में है डिफरेंस। आपकी डिलीवरी के टाइम पे होती है प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पर टेस्टिंग, और डिप्लॉयमेंट होता है मेन, आपके मेन सर्वर के ऊपर अब आपका सॉफ्टवेयर आ चुका है, अब आप कस्टमर से बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर को आप कर सकते हो एक्सेस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है एंसिबल से डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट का, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं सीडी, विच मींस कंटिन्यू डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यू फॉर्मेट में चलती है ये भी, जैसे ही कंटिन्यू डिलीवरी हुई प्री प्रोडक्शन पे पहुंचा उसके बाद डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट हो जाएगी फटाफट। तो ये होता है कंटिन्यू डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट सीडी का प्रोसेस। तो जेनकिंस के थ्रू हमें ये दो प्रोसेस की फंक्शनैलिटी मिलती है जिसमें हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम मैनेज हो जाता है, रिसोर्सेज मैनेज हो जाते हैं, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता है, एंड मैन पावर की हमें नीड नहीं पड़ती। तो ओवरऑल देखिए कॉस्ट कटिंग हो पाती है। जो कंपनीज का मेन फोकस यही होता है कि वो कॉस्ट कटिंग करे, इतनी मैन पावर का नीड ना करे, वो ऑटोमेशन पे ज्यादा फोकस करे और अपना एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करके दे दे, है ना। यहां तक सबको क्लियर है? Yes. अब आगे क्या होता है, जेनकिंस हमें पता चल गया, अब ये सब कुछ काम हो रहा है जेनकिंस से, हमने बोल तो दिया चलो ये करना है, लेकिन होगा कैसे। जेनकिंस कहता है आप ना जेनकिंस सर्वर पर बैठकर जॉब्स को रन करो। क्या करते हो? जॉब्स रन। आपने एक जेनकिंस सर्वर है मान लो ये आपका, ठीक है, आपने यहाँ पे जॉब्स बनाई, एक आपने बनाई जॉब 1, एक आपने जॉब 2 और एक बनाई इधर जॉब 3। सिमिलरली आपने एक साइड और जॉब 1 बनाई, एक बनाई आपने जॉब 2 और एक बनाई आपने जॉब 3। ये आपने प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए बनाई, ये बनाई आपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए। तो जॉब 1 में क्या होगा, जॉब 1 में क्या होगा, सबसे पहले आपका जो गिटहब के ऊपर जो कोड आया ना, इस कोड की टेस्टिंग एंड बिल्डिंग कराई जाएगी। अगेन टेस्टिंग मतलब कंटिन्यू इंटीग्रेशन का प्रोसेस जॉब 1 में चलेगा। जॉब 2 में क्या चलेगा, वही आपका ये रिलीज का प्रोसेस यहां तक चलेगा। ठीक है, रिलीज का प्रोसेस चल गया जॉब 2 तक। अब जॉब 3 में आपका वो जो पर्टिकुलर सर्वर, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है ना। अब एप्लीकेशन आपकी रन होगी, मतलब अब कस्टमर्स को एक्सेस हो जाएगा। तो जॉब 1, 2, 3 में आप यही डिफाइन करते हो कि सबसे पहले आप, ये मैटर करता है आपके ऊपर, आपको जितनी भी जॉब्स बनानी है आप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में 3 जॉब ली है कि जॉब 1 में सपोज मैंने क्या बोल दिया, इंटीग्रेशन कर दो, जॉब 2 में मैंने बोल दिया कि बिल्डिंग करा दो, जॉब 3 में मैंने बोल दिया डिप्लॉयमेंट करा दो। ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 जॉब बना ली। मैंने कहा नहीं मुझे ना 3 नहीं बनानी, मुझे हर एक टास्क के लिए जॉब बनानी है। तो मैंने बोला जॉब 1 में होगी इंटीग्रेशन गिटहब और जेनकिंस की, जॉब 2 में होगी टेस्टिंग, मेरा जो सोर्स कोड है सोर्स कोड फाइल की, जॉब 3 में होगी बिल्डिंग, जॉब 4 में अगेन टेस्टिंग होगी। तो जो जो प्लगइन्स आपने डाल रखी होगी उस प्लगइन्स के थ्रू ये सारे प्रोसेस होंगे। जॉब 4 में बोला आपने डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी, जिसे आप बोलोगे एंसिबल के थ्रू होगी। जॉब 5 में आपने बोला कि वो पर्टिकुलर आपके सर्वर पे आ जाएंगी, देन आपकी एप्लीकेशन होगी रन। तो इस तरीके से आप मल्टीपल जॉब्स बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो एक जॉब चलेंगी किसके लिए, प्री प्रोडक्शन पे, और एक जॉब चलेंगी आपकी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे। तो इस तरीके से दोनों जॉब्स में आप डिफाइन कर दो आपको कौन कौन सा प्रोसेस कब रन करना है। तो ये सब कुछ ऑटोमेशन पे चलेगा। जेनकिंस को पता चलेगा अच्छा आपकी एक जॉब चल रही है, जेनकिंस खुद ब खुद उसको रन करेगा। जेनकिंस 2 जब जॉब 2 रन होगी तो जेनकिंस देखेगा अच्छा जॉब 2 में क्या क्या डिफाइन है, खुद ब खुद रन करेगा। जो जिस भी चीज की आपको रिक्वायरमेंट होगी, जो जो चीज आपने जॉब्स में लिखी होगी ना, वैसे आपकी वो जॉब रन होगी और वैसे ही आपका टास्क ऑटोमेट होगा। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस डन होता है। इसको आपको बेटर वे में तब अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप ये सब कुछ पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करोगे, ये पूरा का पूरा आप खुद से करोगे जनरेट। कोड आप राइट नहीं करोगे, कोड के लिए हम लोग किसी भी गिटहब का यूज कर सकते हैं, वहां पे हमारे बहुत सारे सोर्स कोड पड़े होते हैं, उस सोर्स कोड को लो आप, जस्ट गिटहब से इंटीग्रेशन देखेंगे जेनकिंस का कैसे होता है, जेनकिंस पे जाएंगे, अलग से सर्वर नहीं बनाएंगे, सिंपल सोनार क्यूब की प्लगइन्स डालेंगे, मार्विन की प्लगइन्स डालेंगे, सेलेनियम की प्लगइन डालेंगे। कोड हमारे पास आ चुका है, कोड की टेस्टिंग सोनार क्यूब से करा लेंगे, देन बिल्डिंग करा लेंगे, देन अगेन टेस्टिंग करा लेंगे। यहां तक हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा डन। फिर जेनकिंस की हम लोग इंटीग्रेशन कराएंगे हमारे डिप्लॉयमेंट टूल से, विच इज एंसिबल से। जब जेनकिंस की इंटीग्रेशन एंसिबल से होगी ना, उसके बाद हम लोग एंसिबल के ऊपर प्लेबुक रन करेंगे, विच मीन्स एक छोटी सी स्क्रिप्ट, और यू कैन से एक सिंपल सी जैसे फाइल होती है ना, फाइल के अंदर आप पैरामीटर लिख दोगे। आपने स्क्रिप्ट रन की, स्क्रिप्ट के अंदर आप बताओगे कि भाई आपका ये सोर्स लोकेशन है जहाँ पे आपका एक सॉफ्टवेयर पड़ा है, डेस्टिनेशन लोकेशन बताओगे कि कहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की डिलीवरी करानी है। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर
कि जब डिलीवरी कराओगे, जिस सर्वर पे कराओगे उस सर्वर का आईपी एड्रेस दोगे, तो ये सब कुछ आप प्लेबुक में डिफाइन करोगे। जैसे ही प्लेबुक रन होगी आपका सॉफ्टवेयर की डिलीवरी हो जाएगी प्री प्रोडक्शन पे। अब प्री प्रोडक्शन पे हुई, पता चला सब कुछ परफेक्ट है। जैसे ही पता चलेगा ना परफेक्ट है, जेनकिंस को हम लोग एक अपडेशन दिलाएंगे, एक नोटिफिकेशन भिजवाएंगे। जेनकिंस को नोटिफिकेशन मिली, जेनकिंस ने अब प्रोडक्शन वाली आपकी जॉब्स को रन कर दिया। क्लियर है ये? यस मैम, यस मैम। अगर यहाँ पे आप लोगों में से किसी को भी कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर सर्वर से रिलेटेड कुछ ना समझ आया होगा, कोई पर्टिकुलर पार्ट समझना है, तो आप अभी पूछ सकते हो, क्योंकि अभी हल्का फुल्का इसके अंदर और है। ये पूरा का पूरा आपका डेवऑप्स का वर्कफ्लो चल रहा है कि कंपनीज में वर्क कैसे होता है मल्टीपल टूल्स से। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, इतना ही नहीं, हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। ये तो जस्ट मेन वर्कफ्लो है कि आपके ऑटोमेशन टूल्स का यूज हो रहा है। अब बात आती है, या फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चन ये आता है कि कस्टमर कैसे एक्सेस करेंगे, है ना। कस्टमर के एक्सेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं। कस्टमर ने मान लो एक्सेस करना है आपके एप्लीकेशन को, मान लो ये आपका है प्रोडक्शन एनवायरमेंट। ये प्रोडक्शन एनवायरमेंट है। इस प्रोडक्शन एनवायरमेंट में जैसे कि हम लोगों ने बात की, मल्टीपल सर्वर्स है जिनके ऊपर क्या रन हो रही है, हमारी एप्लीकेशन, है ना। सबसे पहले तो क्या होता है, देखो आपके प्रोडक्शन एनवायरमेंट में और प्रोडक्शन एनवायरमेंट में ना, यहाँ पे आपको दो लोड बैलेंसर रखे जाते हैं। आपके लोड बैलेंसर्स होते हैं, ठीक है। ये क्यों रखे जाते हैं, ताकि आपका जो लोड है उसे हम लोग बैलेंस कर सके, है ना। या फिर आप लोड बैलेंसर को अगर बेस्ट वे में समझोगे, इसको बेस्ट वे में हम लोग कैसे समझ सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जैसे हमारा जो डिप्लॉयमेंट होती है ना, वो दो टाइप से होती है। डिप्लॉयमेंट को थोड़ा बाद में अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको प्रोडक्शन के ना दो पार्ट बता देती हूँ। ये लो, ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आपने दो बना रखे हैं, ठीक है। इनके ऊपर सर्वर रन हो रहे हैं, इसी तरीके से इन पर सर्वर चल रहे हैं, इसी तरीके से आपने यहाँ पे सर्वर रखे हैं, यहाँ पे भी इनके ऊपर आपकी एप्लीकेशंस रन हो रही है। दोनों क्या है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। एक जैसे होते हैं ना कंपनीज में, एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आपका यहाँ पर है, ठीक है, एक आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट किसी और लोकेशन के ऊपर है। हाँ, जैसे कंपनी के बहुत सारे हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, हेडक्वार्टर एक ही होता है, कंपनी के मल्टीपल जोन्स होते हैं, तो उसी तरीके से आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जो होते हैं वो भी मल्टीपल लोकेशंस पर एग्जिस्ट करते हैं। तो मान लो हमारा एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट 1 ले लो इसको, और एक को ले लो 2, ठीक है। दो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। अब इन दोनों प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए मैंने क्या बना रखा है, लोड बैलेंसर। एक लोड बैलेंसर इसका हो गया, एक लोड बैलेंसर इसका हो गया, ठीक है। सो ये लोड बैलेंसर हम लोग क्यों रखते हैं, ताकि हम हमारे लोड को बैलेंस कर सके, हमारे ट्रैफिक को बैलेंस कर सके। ऐसे ना हो कि ओवरलोडिंग हो जाए हमारे सर्वर्स पे और हमारा सर्वर एकदम से बंद पड़ जाए। तभी कहा जाता है कि आप अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को भी दो रखो, विच मीन्स दो एनवायरनमेंट्स रहेंगे। तो अगर एक एनवायरनमेंट ओवरलोडिंग की वजह से स्टॉप भी हो जाए, डाउन भी पड़ जाए, तो आपके पास एक दूसरा एनवायरनमेंट पूरा रेडी है। आप वहां पे स्वैप करा दो अपना पूरा का पूरा पार्टीशन, सॉरी स्वैप करा दो अपना पूरा का पूरा ट्रैफिक, ठीक है। तो अब आपने ये दो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रखे हुए हैं, लोड बैलेंसर रख दिया। अब कहा जाता है कि अब आपके कस्टमर है, सपोज ये मान लो आपके कुछ कस्टमर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। इन कस्टमर्स की क्वेरी है, इन्हें एप्लीकेशन को एक्सेस करना है जो यहाँ पे रन हो रही है। लेट अज्यूम हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। अभी एप्लीकेशन को मैं लिख नहीं रही, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, हम अपनी एप्लीकेशन को जब क्रिएट कर लेते हैं, डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, तो मैंने आपको बताया था एप्लीकेशंस का ना नेम नहीं आता। आप जब सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हो तो सॉफ्टवेयर को कोई नेम नहीं मिलता, सॉफ्टवेयर को मिलती है नंबर, ठीक है। नंबर्स मिलते हैं, आईपी एड्रेस मिलता है। तो वो नंबर को चेंज कैसे करें, नंबर को एक नेम कैसे प्रोवाइड करें, है ना। क्योंकि हमारे अगर एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम देखें, हम लोगों को नंबर से जल्दी नेम याद हो जाते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे लोड बैलेंसर को ना मैप करा देते हैं डीएनएस से। किससे मैप करा देते हैं, आपने सुना होगा डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। अगर आप लोगों ने किसी ने भी अपनी वेबसाइट डिजाइन की होगी तो आपने किया होगा डीएनएस, है ना। डोमेन नेम लिया होगा, कुछ एक्सटेंशन लिया होगा, एंड देन उसकी मैपिंग कराई होगी लोड बैलेंसर से। लोड बैलेंसर पर आपकी आईपी रन हो रही है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की, है ना, ये आपकी आईपी चल रही है। तो इस आईपी को आप मैप करा दोगे डीएनएस के साथ,
ठीक है, ये आईपी आपकी लोड बैलेंसर पे लिखी है, ये आपस में दोनों मैप हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, जो आपकी आईपी थी ना उस नंबर को मिल जाएगा एक नेम। तो डीएनएस में हम लोग कुछ भी नेम ले लेंगे, सपोज हम लोगों ने एबीसी लिया था तो हम एबीसी ले लेंगे विद एक्सटेंशन। कोई भी एक्सटेंशन आप ले सकते हो, आपको जो सा परफेक्ट लगे। ठीक है, आपको .com लेना है तो वो आपका इंटरनेशनल रहेगा, आपको .in लेना है तो इंडिया के लिए लेगा। आप इस तरीके से अपना कुछ भी ले सकते हो, एक्सटेंशन आपके ऊपर है। ठीक है, बहुत सारे आपके पास ऐसे आप देख सकते हो, थर्ड पार्टी आपकी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो आपको ये डीएनएस प्रोवाइड करती है, डीएनएस की सर्विसेज अलोंग विद योर एक्सटेंशंस, है ना। जैसे कि आपका होस्टिंगर है, आपका GoDaddy है, बहुत सारी ऐसी, तो आप उनसे ले सकते हो डीएनएस। मैप कराओगे अपने लोड बैलेंसर से तो अब आपके सॉफ्टवेयर को मिल जाएगा एक नेम मिल गया abc.com। तो अब हमारे कस्टमर को क्या एक्सेस करना था, abc.com को, है ना। तो अब कस्टमर कहाँ हिट करेंगे, वो नंबर पे नहीं हिट करेंगे, आपकी आईपी एड्रेस पे नहीं हिट करेंगे सर्वर की, किस पे हिट करेंगे, वो इस पर्टिकुलर नेम पे हिट करेंगे, है ना। जैसे ही वो इस नेम पे हिट करेंगे, इसका ट्रैफिक आगे लोड बैलेंसर पे जाएगा, लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट पहुंची, लोड बैलेंसर ने क्या किया, आगे ट्रैफिक को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, है ना, आपके इन सर्वर्स के ऊपर। यही होता है, यस मैम। है ना। आगे बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, ये इंटरनेट से आते हैं तो हम लोग राउटर रखवाते हैं, वीपीएन सेटअप कराते हैं ताकि हमारा एक पब्लिक नेटवर्क हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क में कन्वर्ट हो, है ना। फायरवॉल लगाते हैं ताकि हमारा ये कनेक्शन, जो भी एक्स्ट्रा कनेक्शन है उसको हम लोग स्टॉप कर सके, ताकि कोई भी ऐसा हमारे लाइक बेसिकली हम लोग सिक्योरिटी पर्पस से फायरवॉल का यूज केस करते हैं ताकि कोई भी हमारे ऐसे पब्लिक नेटवर्क ना आ सके अंदर, है ना। तो वो अलग चीज है, वो जब आप एक पर्टिकुलर टूल को समझोगे ना तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि इन रियल कंपनीज के अंदर हम लोग कैसे सेटअप कराते हैं और कस्टमर कैसे एक एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। बहुत सारी थिंग्स आती है बीच में, राउटर्स लगते हैं आपके, फायरवॉल्स लगते हैं आपके, वीपीएन होते हैं, ठीक है, आपका वही राउटर वीपीएन ही हो जाता है आपके, उनके बहुत एंड्स होते हैं, आप उनके नेटवर्क को कन्वर्ट कराते हो, तो ये लंबा स्टेप है, उसको अभी आप मत अंडरस्टैंड करो, आप जस्ट वर्कफ्लो को समझो कि कस्टमर आए, कस्टमर ने सब समझो, आपके नेम को हिट किया, डीएनएस को, जैसे हम लोग करते हैं ना, किसी भी वेबसाइट को अगर हमें हिट करना है तो हम उसका आईपी एड्रेस नहीं देते, हम लोग नेम देते हैं। सपोज मैंने बोला मुझे फ्लिपकार्ट को चेक करना है, ठीक है, मुझे फ्लिपकार्ट ओपन करनी है वेबसाइट, तो मैं नेम डालूंगी flipkart.com, तो मेरे पास फ्लिपकार्ट की पूरी वेबसाइट आ जाएगी। अब उसके ऊपर बैठकर आपके पास फ्लिपकार्ट ऐप आ गई, आप उसके बैठकर जो आपको करना है, लाइक जो भी चीजें आपको पसंद करनी है आप वहां पे पसंद करो, उसका अपना एक फ्रंट एंड सर्वर होगा, बैक एंड सर्वर होगा, डेटाबेस होगा, है ना। इसी तरीके से आपने जो एप्लीकेशन बनाई होगी उसका अपना फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा, डेटाबेस होगा। तो ये सब कुछ मैटर करेगा, आप आगे आगे बनाना भी सीखोगे कि कैसे फ्रंट एंड बनता है, कैसे बैक एंड बनता है, कैसे डेटाबेस बनता है। जब आप आगे इसके अंदर और डेप्थ जाओगे अपने इन टूल्स के अंदर, लाइक आपके आगे आगे और टूल्स आएंगे। अभी हम लोगों ने जस्ट सिंपल एप्लीकेशन बनाई, स्टैटिक एप्लीकेशन ले लो, कुछ भी इसके अंदर 3 चीजें डाल दी होंगी 3 टियर एप्लीकेशन में। कस्टमर से बोला हिट करें, कस्टमर आए, लोड बैलेंसर के ऊपर ट्रैफिक आया, लोड बैलेंसर ने सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये जो हमारे पास सर्वर्स हैं, इन सर्वर पर चल रही है हमारी एप्लीकेशन। तो अब हमारे कस्टमर इजीली एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाए और अब उन्हें एक्सेस करते टाइम कोई दिक्कत नहीं आई, बिकॉज ऑलरेडी टेस्टिंग हो रखी थी अच्छे से, दैट्स व्हाई, है ना। ये होता है प्रोसेस। अब एक और चीज इसमें याद रखना, जैसे मैंने बताया, अगर कभी लगता है लोड बैलेंसर को लगता है बहुत ज्यादा एकदम से ट्रैफिक आ गया, वो इस वाले सर्वर पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इनमें भी ना क्या होता है, जैसे डिप्लॉयमेंट मेथड होते हैं, 2 टाइप के डिप्लॉयमेंट होती है, ग्रीन डिप्लॉयमेंट और ब्लू डिप्लॉयमेंट। ठीक है, कौन कौन सी होती है, ग्रीन डिप्लॉयमेंट एंड ब्लू डिप्लॉयमेंट। आपने सुना होगा ग्रीन एंड ब्लू डिप्लॉयमेंट, है ना। एक को क्या रखा जाता है, प्राइमरी, और एक को रखा जाता है सेकेंडरी, विच मींस बोला जाता है जो भी आपकी ग्रीन डिप्लॉयमेंट होगी वो रहेगी प्राइमरी, जितना भी ट्रैफिक आएगा आपके पास वो सारे ग्रीन वाले में जाएगा सबसे पहले। ठीक है, अगर लगता है भाई ग्रीन वाले के ऊपर ज्यादा ओवरलोड हो गया, बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक आ गया, तो अब उस ग्रीन डिप्लॉयमेंट वाले सर्वर के ऊपर पूरे के पूरे प्रोडक्शन एनवायरमेंट पे कहा जाएगा कि अब आपका जो ट्रैफिक है वो सारा का सारा स्वैप हो जाएगा दूसरे आपके ब्लू डिप्लॉयमेंट वाले सर्वर पर। ठीक है, पूरे के पूरे इस प्रोडक्शन एनवायरमेंट पर स्वैप हो जाएगा। ये कैसे होता है, ये ऑलरेडी ना लोड बैलेंसर के अंदर डिजाइन होता है। आप यहाँ पे 2 लोड बैलेंसर नहीं भी लगाओगे ना तो बेस्ट ऑप्शन है, आप एक सिंगल लगाओ, सिंगल के ऊपर ही आप दोनों की एंट्री कर दो। आपने एक सिंगल बनाया, इसी के ऊपर आपकी एक एप्लीकेशन की आईपी मैप है, ठीक है, डीएनएस के साथ, और आपने इसी सिंगल के अंदर ना अपने इन दोनों प्रोडक्शन एनवायरमेंट की भी आईपीज दे दी।
अब क्या होगा, इन दोनों की दे रखी है, जैसे इसे पता चलेगा लोड बैलेंसर को इसकी भाई ओवरलोडिंग हो रही है, तो वो क्या करा देगा, स्वैप करा देगा। ये पहले से इनबिल्ट होता है, आप कर देते हो, मतलब आपको जस्ट कंडीशंस लगानी होती, कंडीशंस आपने लगा दी, स्वैप हो गया। तो अब ग्रीन वाला डिप्लॉयमेंट वाला जो आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होगा वो थोड़ी देर हो जाएगा रेस्ट मोड पे, अब ब्लू पे रन होगी आपकी एप्लीकेशन। तो इससे क्या होगा, आपके कस्टमर्स डाउन टाइम फेस नहीं करेंगे, कस्टमर्स को नहीं लगेगा भाई आपके वो अपनी एप्लीकेशन से डिस्कनेक्ट हो गए, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन तो रनिंग है, जस्ट ट्रैफिक स्वैप हुआ है। और ट्रैफिक जब स्वैप होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि आपके कस्टमर्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर अब आपके कस्टमर्स जो आएंगे तो अब देखेंगे तो उनका एरर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट नॉर्मली सिंपल वे में ट्रैफिक हो गया स्वैप, कस्टमर्स आपके सेम रहेंगे, डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रन होता है आपकी कंपनी में, वो इसी तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस रन करते हैं। दैट्स वाई कंपनी के अंदर ना बहुत सारे डिपार्टमेंट बने होते हैं। डेवलपमेंट टीम का डिपार्टमेंट आपको अलग मिलेगा, जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस हैंडल करेंगी। ऑपरेशंस टीम का आपको अलग मिलेगा, जो पूरा का पूरा ऑपरेशंस पार्ट हैंडल करेंगी। इसी तरीके से मॉनिटरिंग टीम आपकी अलग मिलेगी, ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं आपको समझा दूं, जो मॉनिटरिंग टीम होती है, मॉनिटरिंग टीम का काम क्या होता है, जस्ट मैट्रिक्स जैसे निकालते हैं ना हम लोग मॉनिटर कर करके, इन पर्टिकुलर सर्वर के हार्डवेयर लेवल पे भी और सॉफ्टवेयर लेवल पे, दोनों पे, विच मींस एप्लीकेशन के भी और ये जो जिस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे चल रहा है, उन दोनों के मैट्रिक्स निकाल के एक जगह पे सेव करना, डेटा सेव करना, ताकि हमें पता चल सके हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसा है, उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, ठीक है, कितनी हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट आ रही है पर डे पर, क्या ड्यूरेशन है, एवरीथिंग हम लोग चेक कर सके। तो मैट्रिक्स हम लोग निकाल लेते हैं, वो पूरा का पूरा आपका मॉनिटरिंग टीम हैंडल करती है। साथ ही साथ साथ वो ये भी मॉनिटर करती है कि भाई पता अगर चले हमारी एप्लीकेशन के अंदर ना ये पर्टिकुलर थिंग्स और अपग्रेड करने वाली है, तो वो उन चीजों के मैट्रिक्स निकालेगी और एक फीडबैक लूप जनरेट करेगी और डेवलपर तक नोटिफिकेशन शेयर करेगी कि देखो ये थिंग्स हमारी एप्लीकेशन के अंदर और आनी चाहिए, अपग्रेड होनी चाहिए। तो डेवलपर को बताती है, डेवलपर देखता है, हाँ उन्हें भी परफेक्ट लगता है, तो डेवलपर दोबारा से प्रोग्रामिंग करनी शुरू करता है, फिर उसको बिल्ड करा जाता है, वही प्रोसेस चलता रहता है। दैट्स व्हाई आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी क्या, कि जब आपने देखा होगा डिवॉप्स का ना सिंबल क्या होता है, इन्फिनिटी सिंबल होता है, कभी खत्म नहीं होता, कभी आपने कहीं देखा नहीं होगा ब्रेक हो रहा है, ये इन्फिनिटी सिंबल कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा, ये प्रोसेस चलता रहता है। कैसे चलता रहता है, प्लान हुआ, कोड हुआ, बिल्ड कराया, टेस्ट कराया, रिलीज किया, डिप्लॉय हुआ, ऑपरेट हुआ, मॉनिटर हुआ, अगेन फीडबैक फॉर्मेट में शेयर कर दिया गया, प्लान कोड दोबारा से। ये प्रोसेस आपका, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ना डेवऑप्स का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इन्फिनिटी लोगो। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी साइकिल चलती रहती है, इसकी साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती। आपने देखा होगा, और कोई भी पर्सन लाइक कोई भी कंपनी में अगर कोई एक एप्लीकेशन बनती है, उसी एप्लीकेशन पे वो 4-5 साल और काम करते रहते हैं, क्यों, क्योंकि उसी को अपग्रेड करने में लगे रहते हैं, है ना, यही होता है ना, yes. ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा वर्क करता है, दैट्स व्हाई इसको इन्फिनिटी साइकिल भी बोला जाता है। और इतना याद रखना, जो आपका डेवऑप्स होता है वो एक कौन सी लाइफ साइकिल को यूज करता है, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल रन होती है और एक सॉफ्टवेयर बन के आता है आपके पास। तो इस तरीके से आपका IT इंडस्ट्री में जितनी भी MNCs है वो वर्क करती हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस पे। वो आप डेडिकेटेड आपके पर्सन रखने लग गए हैं कि भाई हाँ डेडिकेटेड टूल के लिए डेडिकेटेड पर्सन है, ताकि काम का लोड ना आ जाए बंदे पर और वो आराम से काम कर सके, है ना। और बाकी तो आपको पता ही है, आपको नॉलेज सारे टूल्स की होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कंपनी में कब किस टाइम पर आपको किस चीज की नीड पड़ गई, है ना। कोई प्रोसेस करो, आपको ट्रबल शूटिंग करनी है, आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे होता है, आपने पहले पढ़ा ही नहीं, तो फिर कैसे करोगे ट्रबल शूटिंग। दैट्स व्हाई आपको नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए, हर टूल की। बाकी हमारे इस डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम में, जैसे कि आई थिंक आप लोगों को सिलेबस शेयर हुआ होगा, बहुत सारे हमारे टूल्स कवर अप होंगे, ठीक है, जिनमें से मैं आपको बता देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ। देखो, सबसे पहला हमारा टूल होगा लिनक्स, फिर हम लोग चलेंगे कुछ भी ले सकते हैं लाइक, फिर आपका मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या टूल्स हम लोग अपने मास्टर प्रोग्राम में कवर अप करेंगे। लिनक्स होगा, AWS होगा आपका, हम लोग क्यूबरनेटिस कवर अप करेंगे, डॉकर होगा आपका, एंसिबल होगा आपका, ठीक है, जेनकिंस होगा, गिटहब होगा, पाइथन होगा आपका, और टेराफॉर्म होगा आपका। तो ये कुछ फ्यू टूल्स हैं जिनका आपका कवर अप होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे टूल्स आपके।
बाकी आई थिंक यही हमारे टूल्स हैं, ठीक है। ये सारे टूल्स आपके इस डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम में कवर अप होंगे इन डेप्थ। सो स्टार्टिंग हमारी जो होगी वो होगी लिनक्स से। लिनक्स से क्यों होगी? बिकॉज अगर मान लो आप सीधा कोडिंग के टाइम पे, विच मीन सीधा गिटहब पे जाओगे, अपना प्रोग्राम लोगे एंड उसको सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर पुश करना सीखोगे, तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि अब कमांड लाइन पे काम कैसे करते हैं, आपको बेस क्लियर नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हम लोग सबसे पहले लिनक्स से चलते हैं, एक बेस को क्लियर करने के लिए और एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि कमांड लाइन के ऊपर ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। कमांड लाइन विच मीन्स आपका जो टर्मिनल होता है, आपको शेल मिलता है ना, उसके ऊपर आप काम कैसे करोगे। विंडोज पे तो हम सभी को आता है काम करना, लेकिन शेल के ऊपर अगर हमें काम करना है तो हम कैसे करेंगे, क्या क्या कमांड उसके अंदर हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, वो कैसे पता चलेगा। दैट्स वाई सबसे पहले आपका जो बेसिक मॉड्यूल होता है फॉर अ बिगिनर लेवल, वो होता है लिनक्स, जिसको हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। मैम जो लिनक्स है, हाँ जी, ये सिर्फ डेवऑप्स को रिलेटेड करना है कि पूरे एडवांस में कराएंगे? ये सिर्फ आपके डेवऑप्स से रिलेटेड रहेगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके, आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके कि किस तरीके से आप काम करते हो इंडस्ट्रीज में विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। जस्ट आपका इतना नॉलेज आपको मिली जाएगी लिनक्स के अंदर। क्योंकि अगर आप लिनक्स सपोज जैसे किन्हीं किन्हीं का मेन एम होता है ना लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने का, ठीक है, पहले के टाइम पे अगर आपका ये एम होता था तो बढ़िया, अब अगर आप इसको रखते हो तो आपका कुछ स्कोप नहीं है। दैट्स वाई लिनक्स के ऊपर इतना ज्यादा टाइम देना वो एक बेटर थिंग नहीं है, आपका जस्ट टाइम वेस्ट किया। बेस्ट है कि आप अदर टूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो जो आप मार्केट में ज्यादा चल रहे हैं, सच एज कुबरनेटिस हो गया आपका, AWS हो गया आपका, ठीक है। अब जो न्यू टूल्स आपके आ चुके हैं, गिटलैब एंड ऑल, ये सब पे ज्यादा वर्क करो। जी, अब बाकी टूल तो डिटेल में होगा ना? ये सारे बाकी डिटेल्स में होंगे, डेप्थ। हाँ पूरा डेप्थ आपका। मैं ये कुछ ही टॉपिक्स लिस्ट किए हैं, वो जो कोर्स करिकुलम था उसमें तो टोटल 20 बोल सकते हैं, 21 है तो होंगे 21, आपको शायद करा रहे होंगे, क्योंकि देखो जहां तक हमारा डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम में टूल्स होते हैं वो ये होते हैं नॉर्मली, एंड यही डेवऑप्स के अंदर टूल्स कवर अप किए जाते हैं। अगर आपके एक्स्ट्रा कराए जा रहे होंगे तो फिर वो एक्स्ट्रा लेवल पे होंगे। बाकी मेन टूल देखो ये होते हैं, ये जो कवर अप होंगे ही होंगे। हाँ वो एक्स्ट्रा अगर आपको करा रहे हैं तो बेटर है आपके लिए, है ना। इसमें अज़्योर डेवऑप्स है, EKS है, अज़्योर डेवऑप्स और EKS भी है, ओके तो होगा, क्योंकि देखो मेरे को करिकुलम का आइडिया नहीं है मेरा, क्योंकि वो हेल्पडेस्क टीम आपका देख रही होंगे जो भी होगा, है ना। आपको शायद उन्होंने करिकुलम शेयर किया होगा, उसका करिकुलम का मुझे आइडिया नहीं। जो जो मैंने आपको बता दिए ये मेन होते हैं टूल्स, जिसकी नॉलेज आपको होनी कंपलसरी है। ओके, सो इसमें अज़्योर डेवऑप्स इंक्लूडेड नहीं है, राइट? सिर्फ AWS। हाँ अभी ये एज़्योर डेवऑप्स का जो भी होगा एक बार आप पूछ लेना। आई थिंक आपकी किससे, संजय सर से बात हुई थी? नहीं, मेरे पास एक व्हाट्सएप। बात करते हैं लिनक्स, ठीक है। व्हाट इज लिनक्स? आप लोगों ने भी काफी बार सुना होगा लिनक्स को नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, एक OS बोलते हैं, है ना, कि OS से डिनोट करते हैं दैट लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अगर मैं इन एक्चुअल की बात करूं, आपका जो लिनक्स है वो एक OS नहीं होता, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स आपका होता है कर्नल। क्या होता है? कर्नल। और उस कर्नल से मिलकर, उस कर्नल को यूज करके काफी कंपनीज ने अपने OS निकाले, जिनमें से एक कंपनी है आपकी रेड हैट। तो लिनक्स को ना कर्नल बोलते हैं, OS नहीं बोलते। पहले लिनक्स को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ना OS को समझते हैं, OS होता क्या है इन रियल। आफ्टर दैट हम लोग लिनक्स को समझेंगे, ठीक है, कि अगर मैं लिनक्स को कर्नल कह रही हूं तो क्यों कह रही हूं, उसके पीछे का मेन रीजन क्या है। सो स्टार्ट करते हैं OS से। OS रेफर फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो ऑपरेट हो रखा है विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो मान लो मेरा एक ये सिस्टम है ना, इस सिस्टम को मुझे ऑपरेट करना है। अभी इसके ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं डला हुआ। अगर ये आपका नॉर्मल एक सिस्टम है जिसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, तो ये एक सिंपल सा सिस्टम है, एक सिंपल डिवाइस है जो अभी ऑपरेट नहीं होगा, जो अभी रन नहीं होगा, कुछ काम नहीं करेगा, जस्ट ऐसे ही रहेगा, एक डब्बा टाइप।
तो कहा जाता है आप इस सिस्टम को रन करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। किसकी नीड पड़ती है? एक सॉफ्टवेयर की। जैसे अभी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे ना, ऐसे ही सॉफ्टवेयर की हमें नीड पड़ती है एक सिस्टम को रन करने के लिए। और जब हम लोग एक सिस्टम को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रन कर पाते हैं, उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम ऑपरेट हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हमें इतना पता चल गया कि एक सिस्टम को रन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की नीड होती है, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू रन हो रहा है उसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब हमें इतना पता है, जो हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे थे, है ना, उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग नंबर ऑफ प्रोग्राम्स लिखते हैं। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, है ना। ये बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, तब जाके हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है। अब सॉफ्टवेयर बन गया, मैंने एक डिवाइस लिया, उस डिवाइस के ऊपर सॉफ्टवेयर डाल दिया। अब मुझे पता चला हाँ ये मेरा जो डिवाइस है वो क्या हो गया? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू रन हो रहा है। अगर आप नॉर्मल अपना सर्वर भी लो, जिसके ऊपर बैठकर आप क्लास ले रहे हो, उस सॉफ्टवेयर आपका वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर पहले किसी ने एक सॉफ्टवेयर डाला होगा, एंड देन आप बोलते हो कि मैंने इसके ऊपर ओएस लोड किया। आपने ओएस नहीं लोड किया, आपने एक सॉफ्टवेयर को लोड किया है, जिस सॉफ्टवेयर से ओएस बनाया गया था। फिर आपके एक सिस्टम वर्क कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आपका एक सिस्टम है जिसके ऊपर आपने सॉफ्टवेयर लोड किया है, उस सॉफ्टवेयर को आपका सिस्टम रन कर पा रहा है, तभी आप बोल रहे हो ये आपका एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे पता चल गया एक सिस्टम को नीड होती है सॉफ्टवेयर की, एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू एक सिस्टम होता है रन। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? दिस सिस्टम इज नॉन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गया? कुछ भी नहीं है, एक सिस्टम को सॉफ्टवेयर की नीड होती है, और वो सॉफ्टवेयर जब एक सिस्टम को रन कर पाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इतना पता चल गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है क्या होता है अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज एक पंखा है, वो पंखा कैसे चल रहा है? बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर। वो एक डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला होगा तब जाके वो ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक फ्रिज है, फ्रिज के अंदर सॉफ्टवेयर डाला होगा तब जाके आपका वो फ्रिज रन हो रहा है, ऑपरेट कर पा रहा है। इट इज ऑल्सो नॉन एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर डाला है, उस डिवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर है, तब जाके आपकी वॉशिंग मशीन वर्क कर रही है। इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सभी सिस्टम, सभी डिवाइस जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला गया है ताकि वो ऑपरेट हो सके, उन्हीं को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एंड नॉर्मल सी बात है, एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की नीड होती है। एंड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, जब आप बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हो ना, उनसे एक कलेक्शन ऑफ क्या बनता है? आपका एक प्रोग्राम बनता है, जब जाके आपका एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हो पाता है। ठीक है, तब जाके आपका एक सॉफ्टवेयर बनता है नंबर ऑफ प्रोग्राम से। यहां तक क्लियर है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर में, कि सॉफ्टवेयर नंबर ऑफ प्रोग्राम से बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट नथिंग, एक डिवाइस को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रन किया जा रहा है। क्लियर है ये सब? Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लिनक्स पर। लिनक्स को क्यों ओएस बोला जाता है? देखो, लिनक्स ओएस नहीं होता आपका, लिनक्स होता है कर्नल। कर्नल का मतलब क्या होता है? हेड, मॉनिटर जैसे होता है ना। या फिर अगर आप देखो एक आर्मी में, जब आर्मी होती है तो आर्मी का ना बहुत सारे लोग होते हैं, आपके सोल्जर्स होते हैं, उनमें एक आपका कर्नल होता है जो उन सभी को ना, उनका जिन्हें हम बोलते हैं हेड भी बोलते हैं, कर्नल आपका हेड, वो सभी आर्मी मेंस को क्या करता है? अपने अकॉर्डिंग चलाता है, उनको कंट्रोल करके रखता है। सिमिलरली लिनक्स भी आपका एक ऐसा कर्नल है जो बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स को कंट्रोल करके रखता है। जैसे हमें पता चला सॉफ्टवेयर को बनाया तो बनाने के टाइम पे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की हमें नीड पड़ी। अब इसी प्रोग्राम में आपका एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो इन सभी प्रोग्राम को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? कर्नल। और वही है आपका लिनक्स। तो लिनक्स क्या है? लिनक्स आपका कर्नल है, इसको ये भी बोला जाता है कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। ठीक है, और या ये भी बोला जाता है हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ट है बिकॉज अगर कर्नल नहीं होगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको कोई मैनेज करने के लिए नहीं है।
प्रोग्राम्स को, जितने भी अदर प्रोग्राम्स है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने लैपटॉप में बोला आपको एक की प्रेस करनी है, तो वो जो की प्रेस होगी ना, उस पर्टिकुलर की को प्रेस करने के लिए भी कर्नल है जो उसके पीछे जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसको हैंडल कर रहा है। कर्नल देख रहा है, अच्छा आपने इस पर्टिकुलर की को प्रेस करने के लिए बोला है, उसका जो प्रोग्राम है तब रन होगा जब कर्नल ने देखा हाँ ठीक है, कर्नल ने इस चीज के प्रोग्राम को रन करने के लिए अलाउंस दे दी, तो अब कर्नल बोलेगा ठीक है आप कर सकते हो रन, तो आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब कर्नल हर एक प्रोग्राम को देखता है, छोटी से छोटी थिंग्स को। ऐसे कि हमें पता है कि अगर हम अपने नॉर्मल से लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप में नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स है, इन सभी इक्विपमेंट्स को भी हैंडल करना इंपॉर्टेंट है। अगर इन सभी इक्विपमेंट्स को आप हैंडल नहीं कर पाओगे, कोई हैंडल नहीं करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा जो आपने आउटपुट मांगा वो आउटपुट आना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ कर्नल देखता है। तो कर्नल एक तरीके से मैनेजमेंट का रोल प्ले करता है। कर्नल इसीलिए बोला जाता है, कर्नल क्या होता है, हेड होता है आपके सॉफ्टवेयर का। सो आपके लिनक्स को बोला जाता है, लिनक्स हमारा एक कर्नल है, ठीक है, जो क्या करता है, जितने भी प्रोग्राम्स आपके सॉफ्टवेयर में रन हो रहे हैं उन सभी प्रोग्राम को हैंडल करता है, ठीक है। तो ये सभी प्रोग्राम को हैंडल कौन करेगा, कर्नल, इसी को हम लोग बोलते हैं लिनक्स। अब एक चीज याद रखना, लिनक्स जो है ना वो 1991 में बनाया गया था। एक साइंटिस्ट था बाहर का, इंडिया का नहीं था, आउट ऑफ इंडिया का एक साइंटिस्ट था, लिनस टोरवाल्ड करके जिसका नाम था। लिनस टोरवाल्ड ने आपके लिनक्स को बनाया था। और हाँ, इसका जो सोर्स कोड उन्होंने रखा था ना, वो क्या रखा था, ओपन रखा था। क्या रखा था, ओपन सोर्स कोड रखा था। ओपन का मतलब ये होता है जब इस पर्टिकुलर कर्नल को लिखा गया होगा, बनाया गया होगा, तो इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन रखा गया कि कोई भी आए इस पे मॉडिफिकेशन करे और इस कर्नल का यूज करके अपना ओएस बना ले, कोई भी। तो इसका जो सोर्स कोड है, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है, वो सोर्स कोड सबके लिए ओपन है। कोई भी इसके सोर्स कोड को रीड कर सकता है। अगर आप लोग चाहो तो आप भी रीड कर सकते हो, कोई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आप अदर टूल्स के ऊपर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का देखते हो ओएस, तो वो लोगों ने ना अपना सोर्स कोड हाइड करके रखा हुआ है अपने ओएस का, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने हाइड करके रखा हुआ है। लेकिन लिनक्स, जो लिनस टोरवाल्ड था, उसने बोला कि नहीं, इसका सोर्स कोड हाइड नहीं रहेगा, इसका सोर्स कोड हमेशा ओपन रहेगा। कभी भी अगर कोई थर्ड पार्टी कंपनी भी मेरे इस कर्नल को लेती है और उससे अपना एक ओएस बनाती है, तो वो भी इस पर्टिकुलर कर्नल का सोर्स कोड हमेशा ओपन रखेंगे। बिकॉज अगर इन्होंने हाइड कर दिया तो वही, वो तो लिनक्स टोरवाल्ड की है ना पर्टिकुलर थिंग, वो तो उसकी आप बोल सकते हो एक तरीके से उसकी एसिड है, वो चाहे तो उस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर हाइडन कर सकता है, वो उसके ऊपर राइट है। और यही राइट आपके लिनस टोरवाल्ड ने किसी को नहीं दिया कि आप इसको हाइड कर सको, इसके सोर्स कोड को। इवन अगर आप लोग भी चाहते हो, आपने कर्नल लिया लिनक्स टोरवाल्ड का, लिनक्स नाम का, ठीक है, कर्नल आप लोगों ने ले लिया और अपना ओएस बनाया, लेकिन आपके पास भी ये राइट नहीं कि आप उसके लिनक्स के सोर्स कोड को हाइड कर सको। आपको उसको सोर्स कोड को ओपन ही रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई बोला जाता है लिनक्स का सोर्स कोड ओपन है। क्यों? क्योंकि कोई भी आकर उसमें चेंजेस कर सकता है इजीली। तो लिनस टोरवाल्ड ने 1991 में एक कर्नल लॉन्च किया जिसका नाम लिनक्स था। ये लिनक्स उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही इसका कर्नल का नाम रखा था और इसका सोर्स कोड रखा था ओपन। अब क्या हुआ, आगे जाकर काफी सारी कंपनीज थी, थर्ड पार्टी कंपनीज, उन्होंने देखा कि ये आपका जो लिनस टोरवाल्ड ने जो कर्नल बनाया वो बहुत अच्छा है, उसका सोर्स कोड भी ओपन है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसके सोर्स कोड को लेकर अपने अपने ओएस लॉन्च कर दें। तब जाके आपकी मार्केट में एक कंपनी थी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, रेड हैट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, लिनस टोरवाल्ड का लिनक्स नाम का कर्नल लिया। क्योंकि उसका सोर्स कोड ओपन था तो उनके लिए इजी था उसके सोर्स कोड को कस्टमाइज करके अपना एक ओएस बनाना। तो इन्होंने इसके सोर्स कोड विच मींस इसका लिनक्स कर्नल लिया और अपना एक ओएस बना दिया। आपने सुने होंगे इनके ओएस के नाम भी आते हैं, इनके बेसिकली 3 फ्लेवर्स आते हैं उसमें, ठीक है, 3 वेरिएंट्स है इनके। वो 3 वेरिएंट्स कौन कौन से हैं? एक होता है RHEL, ठीक है, एक है इनका CentOS और एक होता है इनका फेडोरा। आपने नाम सुना होगा सेंटोस का, तो आई थिंक सभी लोगों ने सुना होगा, सेंटोस नाम का इनका ओएस होता है ना। सुना है सबने ये 3 वेरिएंट्स इनके? जी मैम। तो ये 3 वेरिएंट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो रेड हैट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, इसका इनका ओएस लिया लिनक्स और इनसे अपने ओएस सॉरी इनका कर्नल लिया लिनस टोरवाल्ड का, लिनक्स नाम का ये कर्नल लिया लिनक्स, और इन्होंने अपने ओएस निकाले। ओएस के इन्होंने 3 वेरिएंट्स निकाले थे, रेल, सेंटोस और फेडोरा। उनके बीच में डिफरेंस क्या था? देखो, रेल जब ये प्रोवाइड करते हैं, ये कहते हैं अगर आप रेल से ओएस का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पूरी की पूरी इसके अंदर सपोर्ट मिलेगा, विच मीन्स हमारी टीम आपको सपोर्ट देगी। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, हम आपको पूरा सपोर्ट लेंगे। आपको अगर कुछ आगे जाकर
कुछ भी लाइक फॉर एग्जांपल कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल कराना है, ठीक है, डीबगिंग करनी है, कुछ ट्रबल शूट करना है, आपसे कुछ खराब हो गया ठीक करना है, तो आप सब कुछ करा सकते हो, इनकी सपोर्ट टीम आपको पूरा हेल्प करेगी। लेकिन वही जब बात आ जाती है सेंटोस की, तो सेंटोस में ये नहीं होता। सेंटोस में क्या होता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री के है, विच मीन्स आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए सेंटोस का यूज करते हो। अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो आप इसका यूज कर सकते हो सेंटोस का प्रैक्टिस के लिए। आप अपने कमांड लाइन ऑपरेशंस को सेंटोस के थ्रू रन करो एंड हाँ, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग लो लिनक्स के ऊपर, लाइक किस तरीके से आपके अदर ऑटोमेशन टूल्स वर्क करते हैं, आप सेंटोस के ऊपर पूरा काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सपोर्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनीज की बात करूं, कंपनीज में आपकी इंडस्ट्रीज में वो सेंटोस नहीं लेते, वो रेल को प्रेफर करते हैं, बिकॉज उन्हें सब वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं रेल की। आगे जाके जब वो अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो नॉर्मल सी बात है भाई, कुछ एरर आ सकता है, कुछ ट्रबल शूटिंग करानी पड़ सकती है, जो उनसे नहीं होगी तो वो सपोर्ट टीम को कॉल करा के पूछ सकती है, उनसे करवा सकती है। दैट्स वाई कंपनीज रेल को ऑप्ट करती है इंस्टेड ऑफ सेंटोस। लास्ट आता है आपका फेडोरा। फेडोरा क्या कहता है? फेडोरा कहता है कि जब आप रेल की सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हो ना, आप रेल को मत एकदम से लो, डायरेक्टली मत लो, आप उससे पहले फेडोरा को लो, उसके ऊपर एक बार पूरा अच्छे से देखो कि भाई आपका क्या कहते हैं, आपका जो भी आपको रन करना है, आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर परफेक्टली रन कर रहा है नहीं कर रहा, उसका स्टेटस कैसा है, हेल्दी है, ठीक है, या इनएक्टिव जा रहा है, आपको डाउन टाइम फेस होगा कि नहीं होगा, पूरा का पूरा इस पे टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो फेडोरा दिया जाता है फॉर टेस्टिंग पर्पस। आप इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन रन करके देखो, एप्लीकेशन रन हो रही है तो बढ़िया, नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप फेडोरा के ऊपर टेस्टिंग करो, अगर लगता है हाँ भाई परफेक्टली रन हो रही है, ठीक है, आप उसके बाद अपनी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो रेल की। तो जब आप कंपनीज बाय कर रही होती है ना, रेल की सब्सक्रिप्शन ले रही होती है, तो वो फेडोरा पे अपनी सॉफ्टवेयर को एक बार टेस्टिंग के लिए देख लेती है कि फेडोरा पे रन करा के कि भाई हाँ हो रहा है नहीं हो रहा, उन्हें पता चलता है हाँ रन हो रहा है, तो जाके वो रेल की सब्सक्रिप्शन लेती है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, आपका इतना बड़ा कोई आपको ऑपरेशन नहीं करना, कोई बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाकर आपको डिप्लॉय नहीं करना, अभी जैसे आप प्रैक्टिस पर्पज के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हो, तो आप सेंटोस का यूज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं सेंटोस को एंड कंपनीज प्रेफर करती है रेल को। तो ये 3 वेरिएंट्स थे। अब इनके भी ना अपडेशन हो चुकी है काफी, इनके भी अपने अपने क्या बोलते हैं उसे, इनके अपने अपने जो वर्जन आ चुके हैं, जैसे रेल और सेंटोस का 9 वर्जन अब चल रहा है आपका, ठीक है। फेडोरा तो है ही टेस्टिंग के लिए, तो इनके ऊपर अब 9 वर्जन चल रहा है। अब जैसे सेंटोस पे पहले हम लोग कुछ लाइक सॉफ्टवेयर, अगर हमें कुछ भी पैकेज इंस्टॉल कराना होता तो हम लोग किस टूल का यूज करते थे? सबसे पहले RPM का करते थे, फिर यम आया, फिर अब DNF आ चुका है। तो इस तरीके से अपडेशन चलती रहती है इनके अंदर भी। तो रिसेंटली अब इनके ऊपर ना 9 वर्जन रन हो रहा है इनका, रेल और सेंटोस का दोनों का 9 वर्जन। तो इस तरीके से रेड हैट नाम के ऑर्गेनाइजेशंस ने लिनक्स कर्नल को लेकर अपने अपने ओएस निकाले। तो काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि इन रियल लिनक्स ओएस है कि कर्नल। तो लिनक्स आपका कर्नल है, और लिनक्स से जो ओएस बनाया गया है उसका नाम रेल है, या फिर आप बोलो सेंटोस है, ठीक है। तो ये होता है रियलिटी। बाकी एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ, देखो क्या होता है, आपकी और भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आपने सुना होगा रेड हैट वालों ने अपने अपने सर्वर निकाले थे, अपने ओएस निकाले थे इस तरीके से, ठीक है, आपका वही सर्वर बेस पे निकाले थे ताकि कोई भी अपनी कंपनीज में भी यूज कर सकता है। इसी तरीके से आपकी बहुत सारी कंपनीज है, लाइक सूसे है, ठीक है, उन्होंने भी सर्वर लेवल पर ही निकाले थे अपने, बट सूसे वालों के इतने रन नहीं होते जितने ज्यादा रेड हैट वालों के बिकते हैं, उनका ज्यादा मार्केट में अच्छा लाइक पकड़ है। अगर मैं बात करूं काली वालों के होते हैं, ठीक है, काली वालों ने भी हैकिंग पर्पस से जैसे निकाले थे, जैसे काफी बच्चे लोग यूज करते हैं, ठीक है। इवन आप लाइक जो हैकर्स होते हैं वो लोग काली के सर्वर्स को यूज करते हैं, बिकॉज उन्होंने जो ओएस निकाले वो इसी बेस पे काम करते हैं ज्यादातर हैकिंग पर्पस के लिए। देयर आर मेनी अदर थिंग्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने अपने अपने ओएस निकाले डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। किन्होंने हैकिंग के लिए निकाले, किन्हीं लोगों ने सर्वर बेस पर निकाले, किन्हीं ने प्रोडक्शन बेस पर निकाले, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के ऊपर निकाले गए। तो हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे, जो अब हम लिनक्स के अंदर यूज करेंगे, हम लोग रेड हैट का सेंटोस लेंगे, हम इसके ऊपर सारे ऑपरेशंस करेंगे हमारे लिनक्स बेस्ड। देन अगर आपको आगे जाकर भी करना है तो आप सेंटोस के ऊपर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विच मीन्स लिनक्स बेस्ड आप कर सकते हो ऑपरेशंस। AWS पे भी कर सकते हो, तो AWS पे भी आप जब जाओगे तो आप इमेज ले सकते हो अपनी Amazon लिनक्स की, आप
इसके ऊपर ले रहे हो या कोई VMware हाइपरवाइजर ले रहे हो तो हाइपरवाइजर पे आप लिनक्स का प्लेटफॉर्म ले सकते हो, या आप एनसिबल का जितना भी सब कुछ सेटअप करोगे वो लिनक्स पे कर लो, ठीक है। आप डॉकर का लिनक्स पे कर सकते हो। तो ज्यादातर आप हमारा जितना भी डेवऑप्स चलेगा वो पूरा का पूरा लिनक्स बेस्ड ही रहेगा। तो हम लिनक्स के ऊपर ही हमारा सब कुछ करेंगे जितना भी सेटअप करेंगे। तो लिनक्स जो हम लोग करेंगे ना, लिनक्स को अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे सेंटोस के ऊपर, और बाकी सब कुछ आपको सेंटोस के ऊपर इसीलिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो आप जितने भी टूल्स आपके आगे जाकर आएंगे आप अच्छा कवर कर पाओगे। तो यही होता है मेन। लिनक्स आपका ओएस नहीं है, कर्नल होता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका होगा, सॉफ्टवेयर समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, और उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोग्राम मिलकर एक आपका सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और उन्हीं प्रोग्राम में हमारा एक कर्नल होता है जिसका नेम लिनक्स है। और उसी लिनक्स से रेड हैट वालों ने अपने ओएस निकाले थे, जिसमें से एक ओएस हम लोग यूज करेंगे, सेंटोस, ठीक है। बाकी मार्केट में अब आपका क्या होता है, बहुत सारे आपके ऐसे अदर टूल्स अवेलेबल हैं, अदर ऐसे ओएस अवेलेबल है जिनका आप यूज कर सकते हो। कुछ लोग उबंटू पे काम करते हैं, आप उबंटू भी ले सकते हो अगर आपको वो ज्यादा प्रेफरेबल लगता है। हम लोग सेंटोस पे वर्क करेंगे बट, ठीक है। तो यही मेन आपका लिनक्स होता है। लिनक्स की एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है ताकि आपको एक चीज क्लियर हो सके कि लिनक्स इन रियल होता क्या है। बाकी अब बात आती है लिनक्स के अंदर कुछ कमांड्स की, जो हम लोग कमांड लाइन ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, sir. Yes. ओके। सो अब क्या होता है लिनक्स के अंदर, हम जितने भी आप ऑपरेशन करेंगे वो होंगे कमांड लाइन। कमांड लाइन से मतलब होता है आप ग्राफिकली नहीं कर रहे, आप कुछ फिजिकली नहीं कर रहे, आप जस्ट नॉर्मली करोगे सब कुछ कमांड्स के थ्रू, ठीक है। तो कमांड्स के थ्रू, जैसे यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा मेरा एक नीचे शेल मेरे पास अवेलेबल है, ये टर्मिनल शेल है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ मैंने ले रखा है, आई थिंक SSH ले रखा है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे शेल होता है जिनके ऊपर हम लोग कमांड्स रन करके देखेंगे। सो उसके लिए ना मैंने मेरे पास मेरे एनवायरमेंट में एक हाइपरवाइजर है, मैं आप लोग को प्रेफर कर दूंगी वही हाइपरवाइजर आप लोग अपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करा लेना। उस हाइपरवाइजर का नेम होगा VMware वर्कस्टेशन, ठीक है। ये बेस्ट रहता है फॉर प्रैक्टिस पर्पस एंड फॉर द बिगिनर लेवल। तो VMware वर्कस्टेशन को आप लोग इंस्टॉल कर लेना, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप लोग जस्ट अपने अपने जिस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों ने लिंक ली होगी ना, उसी पर एक बार क्वेरी कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी VMware वर्कस्टेशन की। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये VMware वर्कस्टेशन है मेरे पास। यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ। ये दिख रहा है, इस तरीके से उसका कुछ इंटरफेस होगा। इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ना कुछ इस तरीके से लोड हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, इस टाइप से समथिंग आपके सामने अवेलेबल होगा इसमें, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, ये पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन का पार्ट होता है। और इसकी इंस्टॉलेशन में ऑलमोस्ट आपका 1 आवर्स लग जाता है। तो हम लोग इंस्टॉलेशन का पार्ट स्किप करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको मेन कमांड से आज समझाऊंगी। इंस्टॉलेशन के लिए मैं आपको एक वीडियो दे दूंगी, आप उस वीडियो को गो थ्रू कर लेना और इंस्टॉलेशन कर लेना। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलेशन कुछ भी नहीं है। इंस्टॉलेशन और कंपनीज में तो सब कुछ सेटअप मिलता है, आपको इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती है, सब कुछ सेटअप मिलेगा, इंस्टॉल होके मिलेगा। तो ये वाले स्टेप को जस्ट आप फॉलो करना, जस्ट फटाफट देख देख कर एक VM बना लेना अपनी। इसीलिए इस पार्ट को मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ बिकॉज वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास एक ऑलरेडी एक VM बनी हुई है, मैं इसी VM को ना रिलोड कर लूंगी। इस VM पे चलते हैं, जस्ट सेकेंड, मेरे पास आई थिंक ये ऑलरेडी कहीं खुली है, ये रही, ठीक है। इसको एक बार ना इसका स्नैपशॉट रिलोड कर लेती हूँ। आप जब अपनी VM बना लोगे ना, उसके बाद आपकी VM भी ना इसी तरीके से लॉन्च होगी। स्नैपशॉट वाला अलग बाद में बताऊंगी, पहले आप लोग जब VM बना लोगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी स्नैपशॉट का क्या है। कुछ भी नहीं है, आप अगर अपनी करंट स्टेट को सेव करना चाहते हो ताकि जब भी आप, अगर आपसे कभी आगे जाके कुछ गलती हो भी जाए तो आप करंट स्टेट को दोबारा से रिलोड कर सको, तो आपके पास वैसी स्टेट आ जाए जब आपकी VM आपकी इंस्टॉल होकर आपके सामने फ्रेश आई थी, ठीक है। तो वो फ्रेश VM के लिए मैंने स्नैपशॉट को जस्ट रिलोड कर लिया। और स्नैपशॉट लेते कैसे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक स्नैपशॉट, यहाँ से आप स्नैपशॉट लेते हो, जस्ट टेक स्नैपशॉट एंड देखो एक स्नैपशॉट आपका बन गया। इसी स्नैपशॉट को आपको रिलोड करना है, तो गो टू एंड यस, बस ये स्नैपशॉट रिलोड हो जाता है। तो आपके सामने एक फ्रेश मशीन स्टेट में आ जाती है, करंट स्टेट में, ठीक है। तो आप एक बार VM इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद अपनी पूरी VM बना लेना, उसके बाद ये सारे स्टेप्स होंगे। अब ये जैसे आपके सामने आ चुकी है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, ये इंटरफेस है आपकी मशीन का। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ एक्टिविटीज नेम से। इस बार पे जब आप क्लिक करोगे ना इस नेविगेशन पे, एक्टिविटीज आई थिंक नीचे कहीं आ रहा है, या तो
ये आ गया, ठीक है, ये एक्टिविटीज है। इसमें सबसे पहले ये ब्राउजर होता है, इसका हमें इतना यूज केस नहीं होता। फाइल्स है, इस फाइल्स के अंदर आपको जितनी भी आपके सिस्टम पर अभी इनबिल्ट फोल्डर्स और फाइल्स होंगी वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे अभी आप देख सकते हो ये आपके लोकल का है, विच मीन्स ये मेरे लोकल फाइल मैनेजर का एरिया है। आप यहाँ देखो होम लोकेशन होती है, वहां पे कुछ फोल्डर्स एंड फाइल्स पड़ी हुई है आपके इस वीएम के ऊपर होंगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पे आप देखो अभी फोल्डर एम्प्टी है, डाउनलोड्स पे एम्प्टी है, म्यूजिक पे कुछ नहीं है, पिक्चर्स पे भी और वीडियोस पे भी ये सब कुछ एम्प्टी है, बिकॉज हमारी इस मशीन के ऊपर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी मैं आपको ग्राफिकली शो कर रही हूँ, ये मैं आपको अभी कमांड लाइन पे भी दिखाऊंगी। ट्रैश पे देखो, ट्रैश पे भी कुछ नहीं है। आप अदर्स लोकेशन पे आओ, अदर्स लोकेशन पे आओगे ना जब आप कंप्यूटर पे जाना, कंप्यूटर पे यहाँ पे देखो, आप जब गए ना कंप्यूटर पे, यहाँ पे ये जो स्लैश होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश। कहा जाता है लिनक्स का जो वर्ल्ड है, लिनक्स की जो दुनिया है ना, वो फॉरवर्ड स्लैश से ही शुरू हुई थी। मतलब फॉरवर्ड स्लैश नाम की एक ऐसी फोल्डर है, एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसके अंदर सभी डायरेक्टरीज मिलती है लिनक्स की, जिनके ऊपर बैठकर आप काम करते हो। इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको ये सारे फोल्डर्स मिलेंगे जो आपके इस लिनक्स के अंदर होते हैं। जैसे कि AFS नाम का एक फोल्डर होगा, बिन नाम का एक फोल्डर होगा, बूट नाम का एक फोल्डर होगा, डेव नाम का फोल्डर होगा। इन सभी फोल्डर्स के अंदर ना कुछ कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड फाइल्स होती हैं। कुछ किन्हीं के अंदर लॉग फाइल्स होंगी, किन्हीं के अंदर आपकी सिस्टम रिलेटेड फाइल्स होंगी, किन्हीं के अंदर आपकी ऑथेंटिकेशन रिलेटेड फाइल्स होंगी, कुछ आपकी होम डायरेक्टरीज होंगी, कुछ आपके रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होगी। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी डायरेक्टरीज यहाँ पे आपके सामने विजिबल होती है फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। तो लिनक्स का जो वर्ल्ड है वो फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होता है और फॉरवर्ड स्लैश के अंदर ही ये सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स आते हैं। सपोज मैं अभी आपको बताती हूँ, आपको ना बाय डिफॉल्ट एक यूजर मिलता है अगर आप उबंटू पे काम कर रहे हो और आप अगर लिनक्स पे काम कर रहे हो, मैटर नहीं करता, आपको एक नॉर्मल एक यूजर मिलेगा। आपका ये मेन यूजर रहता है, इसको हम लोग सुपर यूजर भी बोलते हैं, विच इज रूट यूजर। तो रूट यूजर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट मिलता है, उबंटू में काम करो भले ही आप लिनक्स पे काम करो, आपका सुपर यूजर हमेशा रूट ही रहेगा। तो ये रूट यूजर जो होता है ना, उसकी एक होम डायरेक्टरी होती है। अगर आप यहाँ पे देखो, देखो रूट नाम की एक होम डायरेक्टरी है, ये होती है रूट यूजर की होम डायरेक्टरी, या फिर आप बोल सकते हो होम फोल्डर। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको दिखेगा रूट नाम की डायरेक्टरी पर जो जो कंटेंट अवेलेबल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, सारा कंटेंट। तो आप जहां पे ये देख रहे हो ना होम के अंदर ये सारे पर्टिकुलर थिंग्स एंड फोल्डर्स, ये आपके रूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर का ही सब कुछ शो कर रहा है, जितने भी फोल्डर और फाइल्स हैं ये सब कुछ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बैक चलते हो, यहाँ पे आपको होम नाम का एक फोल्डर मिलेगा। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको जितने भी नॉर्मल यूजर आपके सिस्टम पे होंगे ना, उनके होम डायरेक्टरी मिलेगी। सपोज आपने होम पे क्लिक किया तो यहाँ पे ना मैंने एक शिखा नाम का नॉर्मल यूजर बनाया था। जब आप अपनी VM क्रिएट करते हो ना तो वो आपसे बोलता है, एक होता है आपका सुपर यूजर और एक होता है नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर जैसे कि मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने कंपनी में बोला मैं लिनक्स के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैंने कहा कि मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट टास्क डन करने हैं। तो एज अ रूट यूजर जो रूट का राइट है वो मेरे पास है एज एन एडमिन, और मैंने बोला कि मेरी कंपनी में बाकी जितने भी एम्प्लॉयज है ना उनको एक नॉर्मल यूजर के राइट्स दे दो। तो मैंने नॉर्मल यूजर क्रिएट किया और उनको नॉर्मल यूजर बना दिया सबको। तो वो जो नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी होगी वो कहाँ आएगी, होम नाम के फोल्डर के अंदर उनकी खुद की डायरेक्टरीज बनेगी हर यूजर की। जैसे शिखा नाम की बनी है ना, इसी तरीके से अगर मैं कोई अदर नॉर्मल यूजर बनाती हूँ तो उसकी बनेगी, कोई और बनाऊंगी तो उसकी बनेगी, इस तरीके से ये बनती है। तो ये होता है ग्राफिकल इंटरफेस। आगे आप इसके अंदर चलोगे एक्टिविटीज में आपको और भी चीजें मिलेगी, सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, हेल्प रिलेटेड है, टर्मिनल एंड देन शो एप्लीकेशन। ये इन सबसे हमें काम नहीं, हमारा काम होता है जस्ट इस टर्मिनल से। आप टर्मिनल पे क्लिक करो, आपको टर्मिनल विजिबल होगा। ये टर्मिनल क्यों नहीं दे रहा, आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये टर्मिनल मेरे पास आ चुका है। ये टेक्निकल क्लाउड नॉलेज जो अभी आपको ये दिख रहा है, ये मैंने होस्ट नेम लिया था जब मेरी VM में क्रिएट कर रही थी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, मैटर नहीं करता कि सेम लेना है। अब देखो ये मेरे पास आ चुका है। सपोज मैंने ना इसके ऊपर एक कमांड रन करी। कमांड क्या रन करी, मैंने बोला ls और फॉरवर्ड स्लैश। मैंने कहा कि मुझे ना लिस्ट करके दे दो फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जितना भी डेटा है, जितना भी कुछ भी पड़ा हुआ है, जितने फोल्डर्स है, जितने फाइल्स है, जितनी लिंक्स है, सब कुछ मेरे सामने दिखा दो, मुझे मेरे सामने अपीयर कर दो। तो मैंने ls और फॉरवर्ड स्लैश डाला। इस कमांड को रन करते ही मेरे सामने क्या आए हैं, कुछ फोल्डर्स एंड फाइल्स आई हैं, है ना।
अगर आप यहाँ पे देखो AFS याद है हमारे पास एक फोल्डर था, अभी हम लोगों ने ग्राफिकली देखा था, बूट नाम का एक फोल्डर था, ग्राफिकली देखा है, ETC नाम का होता है। यहाँ पे ना आपको रूट की भी होम डायरेक्टरी मिलेगी, देखो रूट नाम के यूजर की भी होम डायरेक्टरी है, और देखो आप रूट से ही लॉगिन किए हो, क्यों? क्योंकि आपका एडमिन यूजर है। अगर आप विंडोज पे भी कुछ काम करते हो तो भी आप रूट यूजर के थ्रू ही करते हो। इसी तरीके से देखो होम नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर किसकी डायरेक्टरी होगी? इसके अंदर आपकी बनी होगी नॉर्मल यूजर की डायरेक्टरी, शिखा नाम की जो है। तो ये इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये तो देखो कुछ नहीं है, ये तो मैंने जस्ट आपको ये इसलिए दिखाया कि आपको इतना पता चल सके कि आपका जो लिनक्स होता है उसके अंदर क्या होती है, फोल्डर्स होती हैं, फाइल्स होती है, लिंक्स होती हैं, ठीक है। और उन्हीं के अंदर आपकी यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, उन फोल्डर के अंदर, किन्हीं के अंदर आपकी ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सभी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। एडिशनली आपका जैसे मैंने बताया लिनक्स वर्ड शुरू होता है फॉरवर्ड स्लैश से, तो आपने सिंपल एक कमांड करी ls कमांड एंड फॉरवर्ड स्लैश। मैं आपको बताती हूँ, आज हम लोग ना एक सिंपल कमांड से शुरू करते हैं। सपोज मैंने बोला मुझे ये चेक करना है कि मैं अभी किस डायरेक्टरी के ऊपर बैठी हूँ, मेरी करंट जो फोल्डर कौन सा है मेरा, जिसके ऊपर बैठकर मैं सब कुछ काम कर रही हूँ। तो मैंने ना एक कमांड रन करी pwd। लिनक्स के अंदर एक pwd कमांड होती है जिसके थ्रू आप ये देखते हो कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, किसके ऊपर बैठकर आप काम कर रहे हो। डायरेक्टरी को ही हम लोग फोल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। यही आपका टेक्निकल लैंग्वेज है, लिनक्स के अंदर हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं, बाकी आप उसको फोल्डर भी बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम लोगों ने pwd की, तो यहाँ पे हमें ये बताएगा कि हमारी करंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, और इसी वर्किंग डायरेक्टरी को ये प्रिंट करके दे देगा। कैसे? मैंने इस कमांड को रन किया, मैंने लिखा और देन एंटर प्रेस किया, मेरे सामने आउटपुट क्या आया, हम लोग अभी फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जो रूट नाम का फोल्डर है ना उसके अंदर बैठकर सारे ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये बाय डिफॉल्ट है, अगर आप कहीं से भी, अगर आप उबंटू से काम कर रहे हो, इवन अगर आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर पर बैठकर काम कर रहे हो, वहां का आपने टर्मिनल लिया है, मैटर नहीं करता, आपने कमांड डाली pwd तो हमेशा आउटपुट आपको मिलेगा फॉरवर्ड स्लैश के अंदर रूट नाम का फोल्डर। या आपको अगर कभी मान लो आप कंपनी में गए और आपको कोई और अगर ऐसे होम डायरेक्टरी मिल गई कुछ और, तो ऐसा तब होता है जब पहले से उन्होंने कुछ सेटिंग की होती है, ठीक है। उन्होंने क्या किया होता है, पहले से ये चीज डिफाइन कर रखी होती है कि आपकी होम डायरेक्टरी, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपकी होम डायरेक्टरी आपको अपने नाम से मिलती है, ठीक है। नहीं मिलती तो उन्होंने कुछ सेटिंग कर रखी है बैकएंड में, किसी ना किसी एक फोल्डर या फाइल में जाकर, मैं आपको बताऊंगी आगे जाकर जब कैसे फोल्डर एंड फाइल में सेटिंग्स की जाती है। एक बाय डिफॉल्ट आपकी एक फोल्डर रहती है, ठीक है, उसके अंदर एक फाइल एग्जिस्ट करती है login.dfs करके, या फिर ये यूजर ऐड की एक फाइल होगी, उसके अंदर वो चेंजेस कर देते हैं कि आपकी होम डायरेक्टरी ये ना हो कुछ और हो जाए, इस तरीके से आप कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक फ्रेश मशीन लेते हो और फ्रेश मशीन के ऊपर आप चेक करते हो तो रूट यूजर की हमेशा होम डायरेक्टरी मिलती है फॉरवर्ड स्लैश के अंदर रूट नाम का फोल्डर, ठीक है। तो जब हम लोगों ने pwd कमांड मारी तो उसने हमें दिखाया हम लोग कहाँ बैठे हैं, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर रूट नाम के फोल्डर के ऊपर बैठकर हम सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। ये इस तरीके से करता है वर्क। आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या बोला, चलो ठीक है, pwd कमांड हमें आगे समझ, मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और शुड आई से प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मेरे सामने वही मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट कर दिया गया। सेकंड कमांड मैंने बोला कि मुझे अगर ये चेक करना है कि मेरे सिस्टम के ऊपर कितने फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, ठीक है, कितनी लिंक्स हैं, मुझे ये सब चेक करना है, तो वो कैसे करेंगे? आपके पास में एक कमांड होती है ls कमांड, ls रेफर फॉर लिस्टिंग। आप किसी भी फोल्डर के अंदर ये सब कुछ लिस्ट कर सकते हो। आपको ये देखना है कंटेंट अगर चेक करना है तो आप कंटेंट को लिस्ट कर सकते हो विद द ls कमांड। तो वो कैसे करेंगे? सपोज मैंने बोला कि मेरे पास अभी रूट नाम का एक फोल्डर है ना, मैंने कहा ls और मैंने कहा मुझे रूट नाम के फोल्डर के अंदर ये कंटेंट देखना है, तो मैंने कमांड डाली, तो देखो उसने क्या दिखाया, आपका रूट नाम का जो फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर ये सारा आउटपुट पड़ा हुआ है। वीडियोस नाम का एक फोल्डर, पब्लिक नाम का एक फोल्डर है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो अभी आप सभी को दिख रहा होगा, जो व्हाइट कलर में होता है ना, ये होती है फाइल्स। क्या होती है? फाइल्स। लाइट ब्लू कलर में जो होती है ये होती है लिंक्स, और जो डार्क ब्लू कलर की होती है ये होती है फोल्डर। अब कंपनी में अगर आप जाते हो आपको कलर को डिफरेंट मिल जाए तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर देते हैं। ऐसे में ऐसे पहचानोगे कैसे कि ये फाइल है या फोल्डर है या लिंक है? उसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ता है, आप क्या करो ls
-l या फिर ls कमांड, ठीक है। आपने ये रन किया, अच्छा मुझे बताना पड़ेगा ls-l और मेरा कहाँ का देख लें, फॉरवर्ड / का दिखा दो। तो देखो मैंने एक कमांड रन करी, -l डाला, d नहीं डाला मैंने कभी ऑप्शन को हम लोग थोड़ा अभी नहीं यूज कर रहे, अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैंने जस्ट सिंपल एक कमांड डाली ls-l एंड फॉरवर्ड /। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला मुझे लिस्ट करके दो, ठीक है। -l मतलब लॉन्ग लिस्ट, मुझे पूरी डिटेल में दिखाओ, पूरे अच्छे से दिखाओ कि मेरे फॉरवर्ड / के अंदर कंटेंट क्या अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने ls कमांड रन करी, -l फॉर लॉन्ग लिस्ट एंड फॉरवर्ड / मैंने कहा मुझे यहाँ से आपको डेस्टिनेशन बतानी पड़ती है, सॉरी सोर्स पॉइंट बताना पड़ता है कहाँ से आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है। आपने ये कमांड एग्जीक्यूट की। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैंने जैसे बताया डार्क ब्लू कलर की क्या होती है, डायरेक्टरी। चेक करना है, देखो सबसे आगे इसके क्या लिखा है, डी रेफर फॉर डायरेक्टरी। इसी तरीके से आपकी बिन क्या है, एक लिंक। अगर आप थोड़ा आगे जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एल रेफर फॉर लिंक, ठीक है। इसी तरीके से इस पे फाइल नहीं है, फाइल के लिए मैं आपको और दिखा देती हूँ, फॉरवर्ड / या etc फोल्डर। etc में कुछ नहीं है क्या अभी, etc ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, मैंने आपको बताया था लिंक के लिए लाइट ब्लू, यहाँ पे एल लिखा है, ठीक है। डार्क ब्लू फोल्डर के लिए तो डी लिखा है, डायरेक्टरी। और अगर फाइल है तो उसके लिए ना व्हाइट कलर होता है। और अगर आपको ये पहचानना है कि ये पर्टिकुलर थिंग फाइल है या फोल्डर है या लिंक है, तो देखना सबसे आगे क्या बना होगा, हाइफन रेफर फॉर फाइल। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये फाइल है, फोल्डर है या डायरेक्टरी है, सॉरी फाइल है, लिंक है या फिर डायरेक्टरी है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, हाइफन रेफर फॉर फाइल, डायरेक्टरी रेफर फॉर डी एंड लिंक रेफर फॉर एल। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। यहां तक क्लियर है सबको? जी मैम। अब आगे देखो, इतना ही नहीं, अगर आपको किसी भी लोकेशन का चेक करना है, आप सिंपल कमांड डालो ls लिस्ट करने के लिए और उस पर्टिकुलर फोल्डर या फोल्डर का नेम, ठीक है। जैसे मैंने बोला मुझे चेक करना है, फाइल का कभी लिस्ट नहीं करोगे कंटेंट, बिकॉज फाइल का आपको शो नहीं होगा, फाइल को हमेशा रीड किया जाता है, फाइल के कंटेंट को कभी लिस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। और लिंक को भी आप कभी रीड नहीं कर सकते, आप नॉर्मली लिंक को चेक कर सकते हो, फाइल को रीड कर सकते हो और अपने फोल्डर को लिस्ट कर सकते हो। तो मैंने कहा मुझे एक और फोल्डर को लिस्ट करना है, एक फोल्डर है हमारे पास tmp नाम का, ठीक है, या ले लो होम नाम का फोल्डर ले लो। मैंने क्या कमांड डाली, होम नाम के फोल्डर को लिस्ट कर दो। तो देखो इसके अंदर आउटपुट क्या मिला, इसके अंदर पता चला हमें एक शिखा नाम का फोल्डर एग्जिस्ट करता है। याद है हम लोगों ने होम नाम की डायरेक्टरी को जब ओपन किया था तो शिखा नाम का फोल्डर हमें दिख रहा था, है ना। तो इसी तरीके से एक नॉर्मल यूजर बना होगा, उसके नाम का एक फोल्डर बन गया है शिखा नाम का। सपोज इस वाली कमांड को थोड़ा भी स्किप करना, अज्यूम करो जस्ट मेरे पास एक और नॉर्मल यूजर आया, मैंने एक नॉर्मल यूजर क्रिएट कर दिया, ठीक है, नॉर्मल यूजर बन गया। अब दोबारा ls होम कमांड रन करो, देखो किसका बन गया, हब नाम का एक फोल्डर बन गया होम नाम की डायरेक्टरी में। तो जैसे जैसे नॉर्मल यूजर अपेंड होते रहते हैं, उनके अपने फोल्डर्स होम नाम की डायरेक्टरी में क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है। तो ls कमांड से आप इस तरीके से क्या करते हो, लिस्ट करते हो कंटेंट को किसी भी फोल्डर का। सपोज आपने कमांड डाली ls-l, एल रेफर फॉर मैंने बताया था जब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में आउटपुट चाहिए, लॉन्ग लिस्ट करना है, तो आप वो बता सकते हो, सच एज मैंने यहाँ पे बोल दिया रूट नाम के फोल्डर पे, तो देखो सब कुछ लॉन्ग लिस्ट में आ गया। अगर मैं ये डालती ls रूट तो नॉर्मल सा देता मुझे आउटपुट, सिंपल बता दिया फोल्डर फाइल है, बस ऐसे में बता दिया। लेकिन जब मैंने ls-l डाला तो लॉन्ग लिस्ट में बताया कि ये पर्टिकुलर फोल्डर है, इसको परमिशन क्या मिली है, इसके अंदर टोटल आपकी लिंक्स कितनी बनी है इस पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल की, ओनर कौन है इसका, ग्रुप ओनर कौन है, इसका साइज क्या है, ठीक है, इसका ये कब बनाया कब गया है, डे क्या है, इसका टाइम क्या है, कंटेंट का नेम क्या होता है। जब आप -l करते हो ना, तो इसके अंदर ना बहुत सारी फील्ड्स बन जाती हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट फील्ड में सबसे फर्स्ट कैरेक्टर होता है टाइप, की फाइल है, फोल्डर है या डायरेक्टरी है। सेकंड जो इसकी मतलब फर्स्ट कैरेक्टर के बाद जो फील्ड स्टार्ट होती है फर्स्ट फील्ड में ही, वो होती है परमिशन। जैसे आप देख सकते हो RW करके कुछ लिखी है, RWX, RX, RX, ये सारी होती है परमिशन। जब आप परमिशन मैनेजमेंट पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा
कि ये परमिशन कौन सी होती है। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। R रेफर फॉर रीड, W रेफर फॉर राइट एंड X रेफर फॉर एग्जीक्यूट। रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन होती है ताकि आप एक फाइल के अंदर कुछ रीड भी कर सको, फाइल के अंदर कुछ राइट भी कर सकते हो और फाइल को एग्जीक्यूट भी कर सको। ठीक है, सच एज आपने कोई फोल्डर बनाया, ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर आपको कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो आपके पास एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए। आपको फोल्डर के अंदर एंटर करना है तो आपके पास एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए। अगर आपको फोल्डर के अंदर कुछ राइट करना है, कुछ फाइल बनानी है, या फिर आपने बोला कि आपको फाइल के अंदर कुछ राइट करना है तो आपके पास राइट की परमिशन होनी चाहिए। अगर किसी फाइल को रीड करना है तो आपके पास R परमिशन होनी चाहिए। तो ये सब कुछ परमिशन मैनेजमेंट में कवर अप होता है कि किस तरीके से परमिशन दी जाती है। सेकेंड जो फील्ड होती है वो होती है लिंक्स। बाय डिफॉल्ट किसी भी फाइल फोल्डर की ऑलमोस्ट जैसे फाइल है तो उसकी एक लिंक बनाई जाती है, कहीं पर भी एक लिंक बनी होगी, एक सिंबॉलिक लिंक। अगर फोल्डर है तो उसकी कम से कम 2 लिंक बनाई जाती है। इसी तरीके से आपकी अगर कभी आपको 3 लिंक मिल रही है, 4 लिंक मिल रही है तो वो आप खुद से बनाते हो एक्स्ट्रा लिंक्स, वो आपके ऊपर है अगर आपको बनानी है तो वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, बाय डिफॉल्ट आपकी फोल्डर की 2 लिंक्स बनती है और फाइल की 1 लिंक बनती है। ये बाय डिफॉल्ट है। अगर आप नहीं भी बनाना चाहते कोई दिक्कत नहीं, बनेगी। और अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो एक सिंबॉलिक लिंक। थर्ड फील्ड क्या होती है, जहां पे ये रूट हमें दिख रहा है ना, ये वाली थर्ड फील्ड, इस फील्ड का मतलब होता है आपका ऑनर कौन रहेगा इस पर्टिकुलर फोल्डर और फाइल को क्रिएट करने वाला। तो ऑनर कौन है, रूट, हमारा रूट यूजर है जिसने इस फाइल और फोल्डर को क्रिएट किया। फोर्थ होता है आपका ग्रुप ऑनर। ग्रुप ऑनरशिप किसके पास है, ठीक है, ग्रुप ऑनरशिप है भी वो भी हमारे रूट के पास ही है। रूट का अपना एक ग्रुप होगा जिसके अंदर ये सारी फोल्डर्स एंड फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइज, जैसे एक में हमें दिख रहा है 1059। ये आपका ना अभी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, ये अभी बाइट्स में आपको साइज दे रखा होगा या तो, ठीक है, ये साइज अभी आपको ह्यूमन रीडेबल नहीं है। तो इसको ह्यूमन रीडेबल करने के लिए एक ना ऑप्शन होता है LS-LH, H रेफर फॉर ह्यूमन रीडेबल। और मैंने बोला मुझे कंटेंट कहाँ का देखना है, रूट नाम के फोल्डर का। तो देखो अब आ गया ना KB में, अब आप पढ़ सकते हो ये देखो। तो इस तरीके से आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में भी कर सकते हो, जस्ट आपको ऑप्शंस लगाने हैं और कुछ नहीं। इसी तरीके से नेक्स्ट फील्ड आपको डेट एंड टाइम की दिख रही है, ठीक है, एंड देन आपको लास्ट कंटेंट दिख रहा है। LS में ना बहुत सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। एक ऑप्शन होता है -A का। -A रेफर फॉर हिडन, मतलब ऐसी फोल्डर्स एंड फाइल्स दिखेंगी जो हिडन है, हिडन मोड में पड़ी है। जैसे हमें दिख रहा है जितनी भी डॉट वाली फाइल्स होती हैं, फोल्डर दिखेंगे ना, वो सारे हिडन होते हैं। जैसे इन सब में दिख रहा है .bash RC फाइल, .bash_ प्रोफाइल, ये सारी हिडन है, डॉट लगा हुआ है इनके आगे, तो आप हिडन भी देख सकते हो। अगर आपने कंटेंट यहाँ पे मांगा टी में मतलब टॉप कंटेंट आपको शो होगा, तो ऐसा कंटेंट आपको दिखेगा अभी जो टॉप है, जो सबसे पहले मतलब टॉप अभी जस्ट क्रिएट हुआ होगा, तो आपको ऐसा कंटेंट शो होगा। आप इसमें ना हिडन मत मारो, आप सिंपल ये बोलो लॉन्ग लिस्ट में दिखाओ रूट का। तो सबसे पहले हमारे पास आउटपुट आया डेस्कटॉप, मतलब अभी रिसेंट जो चेंजेस हुए होंगे ना वो डेस्कटॉप में हुए होंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स में, फिर डाउनलोड्स में। क्यों, क्योंकि याद है हम लोगों ने अभी सारे फोल्डर्स को ओपन कर करके देखा था ना, दैट्स वाई। तो टॉप चेंजेस हमें दिखा दिया। या सपोज मान लो आपने एक फाइल बनाई यहाँ पे, इसको अभी थोड़ा स्किप करो, जब टच कमांड पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। तो देखो सबसे ऊपर क्या आ गई, माय फाइल, चेंजेस हुए और टॉप कंटेंट हमें यहाँ पे विजिबल हो गया। तो T ऑप्शन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको इसको और जानना है इन डेप्थ तो आप क्या करो, LS-हेल्प कमांड रन कर दो। देखो यहाँ पे आपको ना सब कुछ पता चल जाएगा। आप ये ऑप्शन यूज करोगे तो क्या होगा, ये ऑप्शन यूज करोगे तो क्या होगा, ये सब कुछ आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। और इन डिटेल पढ़ना है LS कमांड को तो मैन LS कर लो। ये देखो ये सारे ऑप्शंस लगा के आप समझ सकते हो। बाकी इतना नीड नहीं होती, आपने अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बस काफी है, क्योंकि इतना यूज केस नहीं है इसका। लेकिन हाँ, अगर आपको एज सिर्फ और सिर्फ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे ही वर्क करना है तो आप करो, इतना और डीप में जाओ बेटर है। फिर LS कमांड सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है। इसी तरीके से ना आपकी एक कमांड होती है, CD कमांड ले लेते हैं, ठीक है। CD रेफर फॉर चेंज डायरेक्टरी, मतलब चेंज फोल्डर। अगर आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पे चेंज करना है, मूव करना है, तो आप कैसे करोगे, तो आप CD कमांड को ले लो, CD, ठीक है, CD करना है।
सपोज मैंने बोला अगर मैं pwd रन करूं और अभी मैं देखूं तो मैं रूट नाम के फोल्डर पे बैठी हूँ, मैंने कहा कि मुझे ना चेंज करना है, कहाँ जाना है, मैंने कहा कि मुझे etc नाम के फोल्डर पे जाना है, तो cd करके मैंने बोला मुझे etc पे ले चलो, तो देखो हम etc नाम के फोल्डर पे आ गए। चेक कैसे करोगे, pwd रन करो, हम आ गए etc नाम के फोल्डर पे, है ना। इसी तरीके से मैंने बोला मुझे यहीं से ना रूट पे जाना है, मान लो मैंने यहाँ नॉर्मल लिख दिया रूट, अब देखो क्या बोला, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ऐसा क्यों बोला, वो बोल रहा है आप रूट पे तो जाना चाह रहे हो लेकिन रूट ईटीसी के अंदर थोड़ी एग्जिस्ट करता है, आपको बताना पड़ेगा ना रूट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। हमने नॉर्मल रूट बता दिया, यहाँ पे बताओ फॉरवर्ड स्लैश के अंदर रूट नाम का फोल्डर है, वहां पे जाना है, तब जाके आपको वहां मूव करेगा। अब पीडब्ल्यूडी करो, आगे वापस रूट पे, यहीं से आपने बोला आपको फॉरवर्ड स्लैश पे जाना, तो रूट हटाओ, सिंपल फॉरवर्ड स्लैश डालो, आप फॉरवर्ड स्लैश पे आगे, एलएस करोगे, फॉरवर्ड स्लैश का कंटेंट है। तो सीडी के थ्रू हम लोग जस्ट डायरेक्टरीज को चेंज करते हैं इधर से उधर। हम लोग को अगर एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना है तो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं, एक डायरेक्टरी में बैठकर भी हम दूसरी डायरेक्टरी पे मूव कर सकते हैं, बस पाथ हमें पता होना चाहिए। सपोज मैंने क्या बोला, आप सीडी करके मान लो ईटीसी नाम के फोल्डर पे गए, यहाँ पे आपने एलएस किया, यहाँ पे ना आपको और बहुत सारे सब डायरेक्टरीज मिलेंगे। मान लो आप सीडी करके फिर गए पीएम पे, ठीक है, एलएस किया, अब देखो आप यहाँ आ गए, फिर सीडी करके आप कहाँ चले गए, sleep.d पे, ठीक है, फिर एलएस किया, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं। अब मैं बाहर आ गई, कहाँ पे आ गई, पीडब्ल्यूडी करो, रूट पे आ गई, मैंने कहा मुझे ना वापस कहाँ जाना है, sleep.d नाम के फोल्डर पे जाना है। तो बेस्ट ऑप्शन है या तो आप सीडी करके एटीसी पे जाओ, फिर एटीसी के अंदर पीएम पे जाओ, पीएम नाम के फोल्डर पे, फिर उसके बाद sleep.d पे जाओ, या बेस्ट ऑप्शन है आप सीडी रन करो, फोल्डर बताओ ईटीसी, ईटीसी के अंदर एक और डायरेक्टरी थी कौन सी, पीएम नाम की, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी थी sleep.d नाम की। इस तरीके से भी आप जा सकते हो। क्लियर है। तो आप सीडी कमांड से ऐसे चेंज करते हो डायरेक्टरीज। अगर आपने सीडी डॉट डॉट किया तो आप एक स्टेप पीछे आ जाओ, सीडी डॉट डॉट किया एक स्टेप पीछे, सीडी डॉट डॉट किया एक स्टेप पीछे, इस तरीके से आप एक एक स्टेप पीछे आ सकते हो। इसी तरीके से मैंने बोला नॉर्मल सीडी डॉट किया, आगे मैं अपने फॉरवर्ड स्लैश पे क्लियर किया, मैंने स्क्रीन हो गई क्लियर। तो ये जस्ट छोटी मोटी कमांड्स है, क्लियर करना, हिस्ट्री चेक करना, हिस्ट्री की भी अपनी कमांड होती है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी अगर मैंने सिंपल कमांड रन कर दी हिस्ट्री, तो ये मुझे दिखा देगा अभी तक मैंने जितनी भी कमांड मेरे टर्मिनल पे रन किया ना, सारी कमांड्स आ जाएंगी, ये सारी कमांड्स। तो ये सारी कमांड्स आपको ऐसे विजिबल होगी। जस्ट अ सेकंड, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग, ठीक है, रन हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग रन करते हैं सीडी कमांड। जो सीडी कमांड बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया, जस्ट चेंज किया डायरेक्टरीज, ठीक है। इसी तरीके से आपकी एक कमांड होती है टच कमांड, जिससे आप क्या बनाते हो, फाइल्स बनाते हो। कैसे, सपोज मैंने बोला कि अगर अभी मैं एलएस करती हूँ फॉरवर्ड स्लैश पर, मुझे एक भी फाइल यहाँ पे विजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है फाइल्स का कलर होता है व्हाइट, लेकिन एक भी व्हाइट कलर की कुछ चीज मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं है, कुछ भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा मुझे एक फाइल बनानी है, तो मैंने टच कमांड रन करी, ठीक है। टच कमांड के थ्रू आप फाइल बनाते हो। तो मैंने बोला टच करके ना मुझे एक फाइल बनानी है शिखा नाम की, मैंने बोला शिखा, टच शिखा, तो शिखा नाम की एक फाइल बन जाएगी। अब एलएस करो, देखो शिखा नाम की एक फाइल बन गई ना। इसी तरीके से आप और फाइल बना लो, टच करके आपने बोला एबीसी नाम की फाइल बना दो, एलएस करो, देखो फाइल बन गई एबीसी, ये आ गई, है ना। इस तरीके से आ जाता है। इसी कंटेंट को लॉन्ग लिस्ट में देखना है, ls-l रन कर दो, देखो शिखा आ गई है, एबीसी आ गई है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। अब आगे मान लो आपने बोला टच करके आपको ना मल्टीपल फाइल्स बनानी है विद डिफरेंट नेम्स, तो आप क्या करो, आपने बोला आपको एक फाइल बनानी थी ABC1 नाम से, आपने बोला आपको एक फाइल बनानी थी XYZ नाम से, आपने बोला आपको एक फाइल बनानी थी क्लाउड नाम से। टच के साथ ये सारी फाइल्स के नेम लिख दो। आप देखो एलएस करोगे ना, तीनों फाइल्स बन चुकी होंगी, XYZ भी बन गई, ABC1 भी बन गई और क्लाउड भी बन गई। लेकिन अगर आपकी एक क्वेरी थी कि आपको एक फाइल, मतलब आपको एक फाइल बनानी है जिसका नेम होगा XYZ, लेकिन आप चाहते हो उस फाइल के ना नंबर ऑफ लिंक्स बन जाए, मतलब नंबर ऑफ फाइल्स बन जाए सेम नेम से। मैंने कहा मुझे 10 फाइल बनानी है XYZ नेम से,
तो अब क्या करूं, मैं एक एक करूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा मैं ऐसे रन कर सकती हूँ, टच करके मैंने बोला टच कमांड, और मैंने कहा मुझे एक फाइल बनानी थी XYZ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, AWS नाम की फाइल बनानी है। मैंने बोला मुझे ना 10 फाइल बनानी है, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया और 10 यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो आप देखो 10 फाइल आपके यहाँ बन गई होगी, चेक करो 10 फाइल बन गई। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से जरूरी नहीं आप एक ही लोकेशन पे बनाओ, आपने एक कमांड डाली यहाँ पे टच करके, मैंने कहा मुझे ETC नाम के फोल्डर में एक फाइल बनानी है शर्मा नाम की। अब देखो मैं यहाँ सीधी करके ETC के अंदर गई नहीं, मैंने बाहर बैठ के बोल दिया कि टच करके ना एक फाइल बना देना शर्मा नाम की, कहाँ पे, ETC नाम के फोल्डर पे। तो मैंने टच करके जस्ट पाथ बताया और अपनी फाइल का नेम। तो अब देखो क्या हुआ होगा, ETC नाम के फोल्डर पे चलो, या चलो सीधी करके चले जाओ, या LS करके चेक कर लो नॉर्मल। मैंने LS करके चेक कर लिया, यहाँ पे देखोगे ना आपको एक शर्मा नाम की फाइल दिखेगी, जस्ट अ सेकेंड, देखो ये आ गई शर्मा नाम की फाइल। तो हम इस तरीके से फाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से फाइल बनाते हो। इसी तरीके से फाइल का टाइम स्टैम्प भी हम लोग चेक करते हैं, स्टेट करके। सपोज अगर मैंने बोला, मैंने एक फाइल बनाई थी ना शिखा नाम की फाइल बनी थी। देखो टाइम स्टैम्प क्या होता है, मैंने बोला मुझे जस्ट ये देखना है मेरी फाइल बनी कब थी, ठीक है। देखो आपको पता चल जाएगा आपकी फाइल कब बनी थी, 10:35 पर, ठीक है। और ये तो एक्सेस टाइम है, आप बर्थ टाइम को देखो, ये है 10:35 पर। मतलब अगर आप फाइल का टाइम चेक करना चाहते हो, अगर आप फाइल का टाइम चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि फाइल का जो एक्सेस टाइम है वो चेंज कर दो, मॉडिफिकेशन टाइम चेंज कर दो, चेंज टाइम चेंज कर दो, कैसे होगा। एक्सेस टाइम मतलब जब आपने अपनी फाइल को एक्सेस किया, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी फाइल में से कुछ रीड किया। मॉडिफिकेशन फाइल के अंदर जाकर आपने कुछ मॉडिफाई किया, मतलब फाइल के अंदर जाकर आपने कुछ राइट किया। एक्सेस जस्ट आपने फाइल को रीड किया, एक्सेस किया। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे बोलूं मुझे फाइल का ना एक्सेस टाइम चेंज करना है, तो आप कुछ मत करो, टच -A करके फाइल का नेम दे दो, तो उसका ना एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा। कैसे चेक करोगे, स्टेट करके दोबारा फाइल को देखो, अब देखो टाइम क्या हो गया 38, लेकिन बर्थ टाइम सेम है और मॉडिफिकेशन टाइम सेम है, लेकिन चेंज टाइम चेंज हो गया। चेंज टाइम का मतलब है जितने भी चेंजेस आप फाइल में करोगे, जिस भी लेवल पे एक्सेस टाइम चेंज करोगे, मॉडिफिकेशन टाइम चेंज करोगे, मैटर नहीं करता, चेंज टाइम तो चेंज होकर ही रहेगा। तो आप इस तरीके से चेंजेस करते हो। सेम आपने बोला मॉडिफिकेशन टाइम मेरे को अपडेट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, M। अब देखो मॉडिफिकेशन टाइम चेंज हुआ और चेंज टाइम, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। दोनों को एक साथ करना है, आप यहाँ पे AM डाल दो, एक्सेस और मॉडिफिकेशन दोनों टाइम चेंज हो जाएंगे। चेक करो, देखो एक साथ सब चेंज हो गया, लेकिन बर्थ टाइम चेंज नहीं होगा बिकॉज बर्थ उसका 35 पे ही हुआ है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। आप खुद से भी कर सकते हो, जस्ट डेट आगे बढ़ाकर। बाकी इसमें इतना कुछ होता नहीं है। अगर आपको और कुछ पढ़ना है इसके अंदर भी, तो आप सिंपल क्या करो, टच करके -हाइफन हेल्प कर दो, टच कमांड से रिलेटेड सारे आउटपुट आ जाएंगे। जैसे देखो A फॉर एक्सेस टाइम, ठीक है। C फॉर नो क्रिएट करना हो तो डू नॉट क्रिएट, कोई भी फाइल ना बनाओ तो -C रन कर दो। -D फॉर डेट स्ट्रिंग लगा सकते हो, लाइक डेट टाइम ये सब करना है तो। और क्या कह रहा है, -F फॉर इग्नोर करना है, कोई फाइल नहीं बनानी, जस्ट कमांड ऐसी रन हो जाए। -S जैसे दिखा रहा है सिंबॉलिक लिंक बनाने के लिए, M बनाना है, तो ये सब कुछ आपके सामने ना आउटपुट अवेलेबल है। आप इन कमांड्स को लो और एक्स्ट्रा वर्क करो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आप हेल्प कर लो। मैन टच करोगे तो आपको और इन डिटेल्स मिलेगा कि आप डिटेल में भी रन कर सकते हो। देखो ये सब कुछ आ गया, ये सब कुछ होता है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। सारे जितने भी कमांड कराई जाती है लिनक्स के अंदर, अगर आप उन पे मैन या फिर -हाइफन हेल्प करते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई कमांड रन कर रहे हो और वो वर्क नहीं कर रही, तो आप -हाइफन हेल्प करके वो पर्टिकुलर ऑप्शन देख सकते हो, और मैन करके तो आपको पता चल जाती है। ये इस तरीके से पूरी वर्क करती है, ठीक है। आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे फोल्डर कैसे बनता है, और क्या होता है आपका, क्या कहते हैं, इको कमांड कैसे वर्क करेगी, आपकी जो एडवांस कमांड होती है, सेट कमांड कैसे वर्क करेगी, ऑक कमांड कैसे वर्क करेगी, कट कमांड कैसे होगी, फाइंड कैसे करेंगे कोई भी आउटपुट अगर हमें लेना है, फाइल का साइज चेक करना है तो क्या करेंगे। हाँ इतना मैं आपको बता देती हूँ, सपोज LL किया मैंने
छोटे से है, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। मैंने बोला du-sh और शिखा, मैंने कहा शिखा नाम की जो फाइल बनाई ना उनका साइज दिखा दो। तो du-sh एक कमांड होती है जिससे आप साइज चेक कर सकते हो फाइल्स का। तो देखो कुछ भी नहीं है साइज, है ना, 0 दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, आप परमिशन देख सकते हो। तो अभी लिनक्स के अंदर आपका मेन थिंग्स आएंगी जो आपका मेन होता है, लाइक यूजर मैनेजमेंट, परमिशन मैनेजमेंट, लॉग मैनेजमेंट। जो आगे जब आप अगर नेटवर्किंग पे काम करोगे तो आपको लॉग की बहुत जरूरत पड़ती है ना। आपको जो नेटवर्किंग रिलेटेड कमांड्स होती है, लाइक कनेक्शन कैसे बनाने हैं, आईपीस को चेंज कैसे करना है, ठीक है, आईपी के अंदर मॉडिफिकेशन कैसे करनी है नेटवर्क रिलेटेड, फायरवॉल कैसे लगाना है, ये सब कुछ अभी आपके आपके लिनक्स के अंदर कवर होगा। सो ठीक है। और एडिशनली मैं एक चीज आपको ये बता दूं, आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो मंडे हम लोग वीकडेज में भी करेंगे, बिकॉज वीकेंड्स में इतनी जल्दी हमारे मॉड्यूल कवर नहीं हो पाएंगे। एंड 10 डेज का हमारा फ्री मास्टर प्रोग्राम रहेगा। सो ये हम लोग वीकडेज में रन करेंगे। एंड टाइमिंग्स एक बार आपको और अपडेट हो जाएंगी, एक परफेक्ट टाइमिंग आप लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है। या यूजुअली यही टाइमिंग रहेंगी 9 to जो भी रहेगी आपकी, आई थिंक 9 to 11 है या 10 है, जो भी है आप एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। जितना भी रहेगा मुझे एक पूरा आइडिया नहीं अभी, आप एक बार कंफर्म कर लेना। अगर आप लोग के पास संजय सर का नंबर है, जिनका भी नंबर है हेल्प डेस्क टीम का, तो